40 करोड़ रुपए का झंडा, इस कौम को डंडा आया हुआ है और ये झंडा लहराने जा रहे हैं। इनमें अक्ल है या नहीं है? पागल है ये? हमने IMF के सामने अभी नाक की लकीरें निकाली हैं। अभी चंद दिन पहले हमने भीख मांगी IMF के सामने, तब जाके वो माने। जिस कौम ने अगले 2 सालों में 2000 करोड़ रुपए कर्जा वापस करना हो, वो 500 फुट लंबा झंडा बनाने के लिए 40 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। हम आज भी इस चीज़ से बाहर नहीं आ रहे। हम कटोरा लेके फिर रहे हैं पूरी दुनिया में। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे। जब अल्लाह के नाम पे मिल जाता है हमें, तो हम फिर अय्याश होना शुरू हो जाते हैं। 2017 में इंडिया ने लहराया था 360 फीट का झंडा, जिसके मुकाबले में अगले साल पाकिस्तान ने लहराया 400 फीट का झंडा। फिर उसके बाद इंडिया ने लहराया 418 फीट का झंडा पिछले साल 2022 के अंदर। तो पाकिस्तान को कुछ तो बड़ा करना है, तो पाकिस्तान लहराने जा रहा है 500 फीट का झंडा। देखिए वो जो है वो चांद पर जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर क्या करेंगे? ना कोई इंसान, ना इंसान की ज़ात, ना बंदा ना बंदे की ज़ात है। अंधेरा पड़ा हुआ होगा वहाँ पर, खड्डे और पत्थर और क्या पानी, तो खैर अब वो ढूंढेंगे, पता चलेगा वहाँ पर पानी है या नहीं, लेकिन ढूंढ के क्या कर लेंगे। मैंने अगले दिन कहीं ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान को मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए, तो मेरे ऊपर बदतमीजी का तूफान खड़ा हो गया। लीडर, मेरा मकसद ये था कि उन्होंने भारत को नेशनलिज्म दिया है। आपको भी चाहिए कि आपका लीडर कोई ऐसा हो जो नेशनलिज्म दे सके। आपकी कंट्री में मुद्दे होते हैं, लेकिन आप वो मुद्दे छोड़ के इंडिया को फॉलो करते हो। दैट मीन्स यू आर द फैन ऑफ इंडिया एंड यू शुड एक्सेप्ट इट। आप लोग व्यूअरशिप गेन कर रहे हो इंडिया की वजह से। दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग इन इंडिया। ये नई बात बताना चाहता हूं कि मोदी साहब अमेरिका गए हैं, भारत को मेक इन भारत प्रमोट करके गए हैं। फ्रांस गए हैं तो मेक इन इंडिया प्रमोट करके जा रहे हैं। UAE में गए हैं तो वहां पे भी UPI और इंडियन करेंसी की बात करके गए। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर एक ऐसी बात हो रही है जो लॉजिक से परे है। मतलब अगर मान लीजिए कि आपके घर में पैसे कम है, तो आप ट्राई करेंगे कि जितने पैसे हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाए, एक्स्ट्रा खर्चे बंद किए जाए, जिससे आपका परिवार जो है वो सस्टेन करे। अब परिवार की बात हो, स्टेट की बात हो, नेशन की बात हो, ये जो फॉर्मूला है वो हर जगह पर सेट होता है कि अगर आपके पास पैसे कम है तो आप अपने खर्चे कम करते हैं, एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करते। इवन जो खर्चे चल रहे हैं उसमें भी कटौती करने की ट्राई करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन विपरीत है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि पाकिस्तान का एक झंडा लहराने के लिए 400 करोड़ रुपए पास किए गए, खर्चा किया गया। अब 400 करोड़ मतलब बहुत बड़ी अमाउंट होती है। वैसे तो आप कई सारे घरों को सुविधाएं दे सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास पैसा है तो 400 नहीं 4000 करोड़ भी आप खर्चा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, जैसे इंडिया के अंदर बात हो रही है, कई बार हमने जो मतलब मीडिया में चलता रहता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा गुजरात में सबसे लॉन्गेस्ट प्रतिमा जो है वो लगवाई। कई सारे लोगों ने कहा कि इससे ये हो जाएगा, हम अस्पताल खोल सकते थे। हॉस्पिटल्स खुल ही रहे हैं। इंडिया के पास इतना पैसा है कि सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। तो यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। भारत ये डील क्रैक करने में कामयाब हो गया है कि जनाब ना डॉलर ना दिरहम, हम रुपए में ट्रेड करेंगे, भारतीय रुपए में ट्रेड करेंगे। आपको पता है कि भारतीय रुपया कितना स्ट्रांग हो जाएगा? मैं पिछले दिनों बैठा हुआ था कुछ यहाँ पे। अब होता है क्या है, मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ। खैर, आप लोगों को यहाँ पे दुबई में, UAE में अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। तो मोस्टली जगहों पे जो मैनेजरियल लेवल के लोग हैं वो इंडियंस बैठे हुए हैं, भारतीय बैठे हुए हैं। तो जो कि जब मैंने जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी, तो वो फिर जो एक खातून थी वो इंडियन थी, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो ऐसी बातों में जो है उन्होंने मुझे जब बताना शुरू किया कि उनके लिए ज़िंदगी यहाँ पर कितनी आसान है, क्योंकि वो दिरहम के मुकाबले में जो उनका रुपया है उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। चंद रुपयों में ढेर सारे दिरहम आ जाते होते हैं। तो उनके लिए यहाँ पे रहना, अच्छी ज़िंदगी, अच्छे अपार्टमेंट में, अच्छे घर में रहना, रेंट पे रहना, अच्छी गाड़ी रखना, अच्छी शॉपिंग करना, अच्छा खाना पहनना बड़ा आसान है। जबकि यकीन कीजिए, मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं मेरा शुमार उन पाकिस्तानियों में होता है कि चलो यार मेरे पास 4 पैसे हैं। मैं भी यकीन कीजिए कार्ड यूज़ करने से पहले, यहाँ पे कुछ ख़रीदने से पहले मैं 10 दफ़ा सोचता हूँ। आप इमेजिन करें, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। मेरे पास जो है ना ये एक, अब मैं घर जा रहा हूँ अपने, ठीक है, ये एक मैंने पैकेट लिया, दैट्स ऑल। ये चॉकलेट्स का पैकेट है, मैंने ये लिया घर वालों, बच्चों के लिए, और कोई शॉपिंग नहीं की मैंने। ये हालत है। ये आपको पता है कितने का? ये यहाँ पे बाकायदा जो है ना 160 दिरहम का है ये वाला पैकेट जो मैंने लिया, 160 दिरहम का। और इंडियंस के लिए ये बनते हैं ग़ालिबन 3000 रुपया या 4000 रुपया, ठीक है। मेरे कितने लग गए? मेरे लगे 13-14 हज़ार रुपया।
तो 13-14 हज़ार रुपये की चॉकलेट्स लेते हो तो मेरा दिमाग घूम गया यार। अब घर वालों ने बच्चों ने बोला हुआ था कि यार बाबा आप आते हो चॉकलेट्स लेके आना हमारी, वो यहाँ से मैंने ख़रीदी 12-13 हज़ार की चॉकलेट्स। मैं तो सर पकड़ के बैठ गया, भाई ये क्या है, इतनी महंगी चॉकलेट्स। अब वही इंडियंस के लिए वो चॉकलेट्स कितनी है, 2-3 हज़ार रुपये की चॉकलेट, दैट्स ऑल। तो अब आपने करना क्या है, मैं आपको बताऊंगा पूरी सिचुएशन। भारत को इन्होंने बोला कि जनाब आप ऐसा करते हैं, मैं आपको रिपोर्ट शेयर कर देता हूँ। भारत ने मुत्तहदा अरब अमारात के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं जो इसे डॉलर के बजाय रुपए में तिजारत करने की इजाज़त देगा, जिससे डॉलर के तबादले को ख़त्म करके लेन देन के अखराजात को कम करने की भारतीय कोशिश को तक़वियत मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के UAE के दौरे के दौरान दोनों ममालिक ने सरहद पार से रकम की मुंतकिली को आसान बनाने के लिए रियल टाइम अदायगी का लिंक कायम करने पर भी इत्तफाक किया। आपको पता है ये भारत कर रहा है, इधर से भारत इस वक्त इतनी तरक्की कर रहा है। अब रुपए में तिजारत होगी, UAE में इतनी तिजारत होती है, इतनी तिजारत होती है भारत की कि आपकी सोच है। अब मैं आपको अगली खबर सुनाऊँ, आप लोग ना सर ना पकड़े तो मेरा नाम बदल देना। पंजाब भर के, अब ये सुनिएगा, पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर को नई 2023 मॉडल की फॉर्च्यूनर गाड़ियां दी गई हैं। अभी 2 दिन पहले यही मुल्क जो है हमारा मुल्क IMF के सामने भीख मांग रहा था। मुझे बताएं ये डिप्टी कमिश्नर लोग ये पहले कम मरात ले रहे हैं। 2023 मॉडल की एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की कीमत क्या है मुझे बता दें आप लोग जानते हैं, 2.25 करोड़ रुपया, 2.25 करोड़ रुपया कीमत है एक फॉर्च्यूनर की, जो पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स की तरह सैकड़ों डिप्टी कमिश्नर्स अरबों रुपए इन्होंने दिए। और अभी आपको पता है माशाल्लाह से इस गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। 14 अगस्त को ये गवर्नमेंट 40 एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना जी, सबसे बड़ा झंडा लहरा दिया हमने। 40 करोड़ रुपए का झंडा लहराने जा रहे हैं ये, 40 करोड़ रुपए का झंडा। इस कौम को डंडा आया हुआ है और ये झंडा लहराने जा रहे हैं। इनमें अक्ल है ये नहीं है, पागल है ये। हमने IMF के सामने अभी नाक की लकीरें निकाली हैं, अभी चंद दिन पहले हमने भीख मांगी IMF के सामने, तब जाके वो माना है। अभी माना है, दस्तखत उसने अभी भी नहीं किए हुए, और हम फॉर्च्यूनर गाड़ियां बांटते फिर रहे हैं भाई। हम 40 करोड़ का झंडा लगाते फिर रहे हैं। अब क्या लोग हैं हम। भारत को देख लो यार आप, बड़ी से बड़े इस वक्त दुनिया के अमीर आदमियों में, दुनिया के जो बड़े अमीर आदमी हैं उसमें भारतीयों का नाम आता है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है। कल मैंने खबर दी थी, भारत वो दुनिया का 4था मुल्क बन गया है जो चांद के ऊपर अपना कंट्रोल्ड रॉकेट भेज रहा है। चांद पे जाने वाला भारत, चांद पे जाने वाला 4था मुल्क बन चुका है भारत। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम ये हरकतें कर रहे हैं। हम आज भी इस चीज़ से बाहर नहीं आ रहे। हम कटोरा लेके फिर रहे हैं पूरी दुनिया में, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे। जब अल्लाह के नाम पे मिल जाता है हमें, तो हम फिर अय्याश होना शुरू हो जाते हैं, हमारी अय्याशियाँ शुरू हो जाती हैं। ये देख लो यार, ये फॉर्च्यूनर गाड़ी, ये डिप्टी कमिश्नर, अबे क्या उनको क्या, क्यों ये पहले इनकी गर्दन में कम सरिया है क्या इन बाबू लोगों के? अजीब लोग हैं यार। बहरीन का मेट्रो प्रोजेक्ट रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करने वाला है इंडिया। दिल्ली मेट्रो का एक MOU साइन हुआ है BEML के साथ। तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी ने कहा है कि अगर हुकूमत ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा वापस ना लिया तो हम वो करेंगे जिसके लिए हम जाने जाते हैं। तकरीबन $2 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। इसका फेज 1 कंस्ट्रक्ट होने वाला है, इंडिया इसकी कंस्ट्रक्शन करवाने वाला है। उन्होंने क्या कहा है कि हम वो करेंगे जिसके लिए हम जाने जाते हैं। तो किस चीज के लिए वो जाने जाते हैं? वो तो फिर दाया बाया नहीं देखते। जिहाद करना है, इंडिया को तबाह करना है और कश्मीर लेना है और कब्जा करना है कश्मीर पर। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं है। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के कपड़े पहनाए जाते हैं और उसके अंदर एक पपेट होता है जो डुगडुगी के ऊपर नाचता है। आरजू काज़मी, क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है, तो अगर कोई मुस्लिम कंट्री उनको ये करके दे सकता है तो उसको दें, प्रोजेक्ट ठेका दें उसको। इंडिया तो पहले ही हमारे खिलाफ है, इंडिया बड़ा अमीर है, हम गरीब हैं, इंडिया और भी अमीर हो जाएगा, फायदा क्या होगा? हमें तो कोई फायदा नहीं है इस चीज का। ये है हम में और उनमें फर्क। ये हमारी आइडियोलॉजी में जब जितना फर्क है ना, उतना ही फर्क वो है कि हम इस वक्त जहां पर हैं और वो जहां पर हैं। एक शख्स जो प्राउडली कह रहा है कि मैं चाय वाला हूं, और प्राउडली कह रहा है कि मेरी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, मैं ऐसे जैसे हूं वैसे हूं, वो कम से कम यहां तक पहुंचा तो सही। आरजू, क्या आप और मैं किसी एक मुहज्जब मुल्क में रहते हैं? नहीं रहते। हम तो एक बनाना रिपब्लिक में रहते हैं। मकानों के किराए बढ़ गए, पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस, मिडिल क्लास तो तबाह बर्बाद हो गई।
10-11 महीनों में। सब मुल्क के बर्बाद हो गया जी। पूरी दुनिया इस वक्त सुपर पावर्स और पूरा वेस्ट उस मुल्क की तरफ भाग रहा है कि हमारे साथ इसके प्रोजेक्ट्स हों, और ये जिस तरीके से एक राइजिंग कंट्री है और जहां पर पहुंचने लगा है, तो हमारे साथ इसके ताल्लुकात बड़े अच्छे होने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, पहले क्या हुआ करता था कि मुस्लिम कंट्रीज जो थे वो पाकिस्तान को खुश करने के लिए इंडिया से थोड़ी दूरी बनाए रखते थे, चाहे वो बिजनेस की बात हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वहाँ के कोई प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना हो। लेकिन अब सिचुएशन बदलती जा रही है। आपने देखा होगा कि सऊदी और यूएई के साथ कितने इंडिया के रिलेशन गाढ़ होते जा रहे हैं, और हर महीने कोई ना कोई अनाउंसमेंट होती रहती है बाय अरब कंट्रीज़, मतलब खास करके सऊदी और यूएई की तरफ से होती रहती है कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे। मैं हर महीने मतलब इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करता, लेकिन कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है। अब यहाँ पर यही बात हो रही है कि इस्लामिक कंट्री बहरीन जो है वहाँ पर इंडिया जो है अपना रेल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करेगा। अब देखिए, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो पूरी दुनिया के अंदर, खास करके जो ये छोटे छोटे कंट्रीज है जिनके पास पैसे है लेकिन ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की स्किल नहीं है, ये सारे कंट्रीज़ को इंडिया अकेला सारी चीज़ें सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। और ये सारे अरब कंट्रीज़ को पता भी चल गया है कि भाई पाकिस्तान की बात हमने बहुत सुन ली, अब थोड़ा न्यूट्रल होकर सोचते हैं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अभी 1-2 दिन पहले ये खबर भी चल रही थी कि हाफिज सईद, जिसको हम लोगों ने कहा है कि जी 31 ईयर्स के लिए जेल कर दिया है, वो तो गोटकी में सिंध में घूम फिर रहा है। तो आखिर ये पाकिस्तान में पॉलिसी मेकर्स चाहते क्या है? ये फिर जाएंगे एफएटीएफ में? आरज़ू, एक तो आप ना कसम से हर वक्त इंडियन प्रोपोगेंडे को टो करती रहती है। मुझे समझ नहीं आती कि आपको इतने मासूम लोगों से दुश्मनी क्या? आपको नहीं पता कि इस दुनिया में हर इंसान के साथ हम शक्ल होते हैं, और आपको क्या पता कि जो शख्स घोटकी में होगा वो उनका कोई हम शक्ल होगा। अगर हमें ये कह रहे हैं कि उन साहब को नजरबंद कर दिया गया है, तो आपके पास कोई वजह नहीं है कि आप इस बात पर शक करें, और यकीनन जो साहब घोटकी में होंगे वो उनके हम शक्ल होंगे। आरज़ू, सही बात है। वैसे तो खैर मैंने भी सत्ते पे सत्ता और इस किस्म की मूवीज देख रखी हैं, बच्चन साहब की और शाहरुख की भी डुप्लीकेट ऐसा ही हुआ होगा। गज़वा हिंद, गज़वा कश्मीर, अल जिहाद के नारे लगे हैं इस मुमलिकत खुदादाद में दिन दहाड़े पिंडी के बीचों बीच। ये नारे लगाए हैं जिसकी बिना पर और जिस ऑर्गेनाइजेशन की बिना पर कई मरतबा पाबंदियां लगी, और हम जो एफएटीएफ की लिस्ट में गए उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, जिसकी सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि आपने ये पॉइंट कंप्लीट करना है कि जो मुल्क में खुले फिर रहे हैं दहशतगर्द, उनको आपने पकड़ के बंद करना है और उनको सजाएं दिलवानी है। तो ये हम सजा दिलवा रहे हैं। वहाँ पर क्या 4000 लोग फॉलोअर्स इन लोगों के, वो क्या नारा लगाते हैं कि जिहाद करना है, इंडिया को तबाह करना है और कश्मीर लेना है और कब्जा करना है कश्मीर पर। ये आपके सामने एक तस्वीर है, देख रहे हैं आप? ये है हम में और उनमें फ़र्क। ये हमारी आइडियोलॉजी में जब जितना फ़र्क है ना, उतना ही फ़र्क वो है कि जिस हम इस वक्त जहाँ पर हैं और वो जहाँ पर हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं तहरीक लब्बैक का चीफ साद रिजवी, दूसरी जानिब आप देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक के नए चीफ अजय बंगा साहब। वो इंडिया से हैं और साद रिजवी पाकिस्तान से। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं, ये एक पिक्चर जो है ना, ये काफ़ी है। दोनों कंट्रीज़ के बीच फ़र्क जाहिर करना है, अगर आपने बताना है कि कौन कहाँ पर है, तो ये एक पिक्चर काफ़ी है। हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं ना, हमारी यूथ कहाँ जा रही है, उनकी यूथ कहाँ जा रही है। कल के रोज़ मंडे को 27 फ़ेब को साद रिजवी ने पूरा मुल्क बंद करने, महंगाई के खिलाफ इसकी कॉल दी हुई है। कल हड़ताल होगी, जबकि एक तरफ वर्ल्ड बैंक का जो चीफ है इंडिया के अजय बंगा, वो अपना जो है वो वहाँ पर अपना ओहदा उन्होंने संभाला है। एफएटीएफ में गए हुए, बल्कि एफएटीएफ से निकले हुए हमें अभी जुमा 4 दिन हुए हैं। वो कहते हैं कि जब अक्ल पर पत्थर पड़ जाएं तो मातम करने से भी कुछ नहीं होता। तो एक तो ये भी कहा जाता है। फिर देख लें, देखिए, अगर इतना ही शौक है मतलब कि जिहाद करने का कश्मीर में जाके, और 4 के बाद भी जो है वो समझ में नहीं आया, और एक 5वां भी मिस एडवेंचर हम करना चाहते हैं, तो वो देख लें, ऐसा ना हाल हो कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है और हम जो है वो कश्मीर की तरफ भाग रहे हैं। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? ये ना, इतनी एफर्ट्स हमने की एफएटीएफ से निकलने के लिए, और उसके बाद ये हो रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त सुपर पावर्स और पूरा वेस्ट उस मुल्क की तरफ भाग रहा है
कि हमारे साथ इसके प्रोजेक्ट्स हों, और ये जिस तरीके से एक राइजिंग कंट्री है और जहाँ पर पहुँचने लगा है, तो हमारे साथ इसके ताल्लुकात बड़े अच्छे होने चाहिए। उस मुल्क को हम कह रहे हैं कि ये जो है ये बस पहुँच के इन्होंने तो और जैसे पहले 4 जीते हैं वैसे ही 5वीं भी जीत जाएंगे। फिक्र की क्या बात है, कोई मसला ही नहीं। देखिए, हार जीत तो आपके जहन में होती है। वो इमरान खान साहब नहीं कहते हार तो वो मानता है जो हार जाए हैं, तो फिर जरूरी थोड़ी है कि हम उसके बाद दोबारा से हार मान जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस मर्तबा मामला जो है वो पहले वाला नहीं होगा। तैयार हो जाएं आप बस तैयार हो जाएं कि आपने क्या करना है। और यहाँ पर तो खैर इससे पहले भी मैं कई मरतबा कह चुकी, नारे लगाने वाले जिहाद की, अब तो हमारे जो लीडर्स हैं वो अपने उसमें कैंपेन ये चला रहे हैं कि जिहाद के लिए निकलो, यूथ को, नौजवानों को ये कह रहे हैं। यानी आप ये सोचें कि ये कौन सा एरा है और हम कहाँ पर बैठे हैं और क्या हो रहा है, ये भाई क्या हो रहा है। और बल्कि मैं देख रही थी एक और वीडियो वायरल हो रही जिसमें पता चला कि हाफिज सईद घोटकी में, और वहाँ पर कोई, आप जानते हैं ना कि सिंध में हिंदू लड़कियों को जो ज़बरदस्ती कन्वर्ट जो किया जाता है, उसमें कोई 7,000 ख़ानदान वहाँ के, और उन्होंने बड़े आराम से खुद से अपने दिल से जो है वो हाफिज सईद के हाथ पर बैत करके मुसलमान हुए। किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ये कह के कि उन्होंने अपनी मर्जी से 7,000, कोई 7,000 मुसलमान अपनी मर्जी से कहीं पर जाकर कोई बैत करेंगे ईसाई के हाथ पर, किसी हिंदू के हाथ पर खुशी से करेंगे? वो अहमदियों के हाथ पर बैत करेंगे? 7,000 मुसलमान जो आप कह रहे हैं बड़ी खुशी से 7,000 खानदानों ने या 7,000 हिंदुओं ने वहां पर बैत की है उनके हाथ पे। एवरीबडी नोज कि इसके पीछे कितना ज्यादा दबाव और क्या कुछ होता है। ठीक है, ये जाते जाते अवैस ऐसा कैसे हो सकता है कि अवैस से बात हो रही है और इमरान खान की बात ना हो? तो ये क्या चल रहा है? आपके शहर से शुरू किया है उन्होंने अपनी जेल भरो? मेरा ख्याल है ये जेल भरो तहरीक नहीं है ये, क्योंकि इन्होंने ये जेब भरो तहरीक है। और जिस तरह से खान साहब ने क्या कहते हैं अपने वर्कर्स को हर मोड़ पे निराश किया है, तो क्या वो इससे पहले कि वो शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगाते, तो शाह महमूद कुरैशी ने खुद ही ऐलान कर दिया कि मुझे बवासीर है। तो अब ये बहुत ही कोई उनको मुजाहिद चाहिए होगा जो बवासीर के साथ जिनसी ज्यादती करे। और क्या कहते हैं वो असल में वो चाहते हैं कि उनके हर पार्टी लीडर को जब गिरफ्तार किया जाए, शहबाज गिल हो गया, आजम सवाती हो, उसके साथ कम से कम जिनसी ज्यादती तो हो ना, ताकि वो बताने जोगे बने कि हमारे ऊपर जुल्म कितना हो रहा है। मैं ये पूछता हूँ कि इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में जब सहाफियों को उठाया जाता था, जब सिविल सोसाइटी के लोगों को उठाया जाता था, जब राना सनाउल्लाह के ऊपर हेरोइन डाली जाती थी, तब तो आपको ऐसी कोई ज्यादती याद नहीं आती थी। तब तो आपको मोतीउल्लाह जान के उठाने के ऊपर भी कुछ, अच्छा मैं पता करूंगा, वो आईजी को मैं कहूंगा, ठीक है। तो द थिंग इज कि आप अगर पाकिस्तान के अंदर सियासत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब की जो सारी सियासत है वो सिर्फ और सिर्फ नरगिसियत के गिर्द घूमती है। इमरान खान नरगिसियत के अंदर डूबा हुआ शख्स है। आपको बताऊं कि मैं खानेवाल पब्लिक स्कूल में 1991 में इसके कैंसर हॉस्पिटल के लिए ना मैंने 180 रुपए के टिकट्स बेचे थे। 20-20 रुपए का एक टिकट होता था, और ये हमें ना येलो कलर के इमरान खान के टाइगर बैजेस दिए गए थे, और ये हमें स्कूल में ना हमें सर्टिफिकेट देने आया था। आरजू काजमी, मैंने घर आकर अपने अब्बा को कहा कि हमने इसके लिए पैसे जमा किए, और जब हम इससे हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाते थे तो इसका मुंह आसमान की तरफ होता था। इतना मगरूर और मुतकब्बिर शख्स है ये, ठीक है। आप इसके करीबी रुफाका से पूछें कि ये इंसान को इंसान नहीं समझता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इमरान खान ने जिस तरह से पाकिस्तान के पूरे सोसाइटल फैब्रिक का बेड़ा गर्क किया है, इसने पाकिस्तान की सोसाइटी में जिस तरह से इसने डेंट डाला है, जिस तरह से इसने लोगों को रिलीजन के नाम पर बेवकूफ बनाया है। खुद ये क्या कहते हैं एक बायोलॉजिकल बेटी का, टेरियन का बाप है, और लोगों को बताता है कि जनाब जो बंदा अपनी बेटी को मानने की अखलाकी जुर्रत नहीं रखता है, उस बंदे के हवाले लोग किराए का घर नहीं करते। और ये जो यूथिये हैं, ये जो इमरानडू हैं, ये उसके हवाले पूरा मुल्क करना चाहते हैं कि जिस बंदे में इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है कि हाँ जी मुझसे गलती हो गई थी, ये मेरी बेटी है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ। जो बंदा अपनी बेटी को नहीं मानता वो कोई बंदा है आरजू? मैं कई दफ़ा ये चीज़ कह चुका हूँ कि जो मोदी है ना, इंडिया के लोगों के लिए वो बाइस रहमत बना हुआ है। जो दूसरे गैर मुल्की हैं उनके लिए वो खतरनाक है, हमारे लिए वो खतरनाक है, हर चीज़, मगर अपने लोगों को वो फ़ायदा दे रहे हैं। पाकिस्तान ने इवेंचुअली दिवालिया होना है, टाइमिंग कभी भी हो सकती है। आज अगर खतरा टल जाएगा, ये बड़ी खतरनाक बात है। पाकिस्तान इज अ वेरी कंफ्यूज स्टेट, हर कोई वहाँ पे कंफ्यूज है, हर कोई जो है वो मैं बता रही हूँ ना, होलियर देन दाउ। इन लोगों ने ठेका ले रखा है कि हमने इस्लाम का ठेका पाकिस्तान ने ले रखा है।
बाकी किसी और कंट्री को इतना आप नहीं खुदकते हुए देखेंगे जितना पाकिस्तान खुदकता है, कहीं भी कुछ हो जाए। कश्मीर में जब तक उनको अपना हक हुकूक नहीं देगा ना, वो भी यही कहते हैं कि जब तक कश्मीर 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 करोगे और सिर्फ नारा ही लगाते रहोगे। अच्छा, हमारे पास भी तो कश्मीर है, हम उसके लिए क्या करते हैं? मुझे भी प्यार है, आपको भी प्यार है, कश्मीर से, मुसलमान से, हर एक से। हमने किया क्या है? सिर्फ नारा लगाते हैं। औकात हमारी अभी किसी भी चीज की नहीं है, मगर नहीं, हम भूखे मर जाएंगे नहीं, मगर हमारा इस्लाम सबसे पहले आए। 5200 अरब रुपए सिर्फ कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी है, जो कि आपके बजट का 54%। जब बजट हमने पेश किया था, हमने रखा था 3950। 7 माह में 1220 अरब रुपया इजाफी दिखा रहे हैं आप उसमें। ये मुल्क किधर जाएगा? इंडिया ने अगर अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है तो हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम वैसे ही डूबे हुए हैं। डॉक्टर साहब, ये बलून तो फिर हो सकता है पाकिस्तान इंडिया के ऊपर भी घूम रहे हो। ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਫਿਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਥੱਲੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। आप तो वहाँ पे रह के आए, आप बता रहे हैं इंडिया रह के आए, वहाँ के लोग कैसे हैं? वहाँ के लोग हमारे से नफरत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, कैसी सोच है उनकी? बाबा जी वो बहुत प्यार करने वाले लोग का, नफरत पाकिस्तान में है ज्यादा। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कई सारे पाकिस्तानी ये कहते हुए नज़र आते हैं, पहले 2014 में ऐसा नहीं था, लेकिन आज कई सारे पाकिस्तानी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई पूरी दुनिया के लिए हो सकता है कि मोदी दुश्मन हो, लेकिन इंडिया के लिए वो मसीहा है, इंडिया के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है वगैरह वगैरह। अब देखिए, ये बात ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान का भी दुश्मन नहीं था मोदी। जैसे प्रधानमंत्री मोदी एज अ PM इलेक्ट हुए, उन्होंने अपनी ओथ सेरेमनी में नवाज शरीफ को बुलाया था। उसके बाद वो अफगानिस्तान से आते समय मतलब बिना किसी ऐसी कोई डिस्कशन के सीधा उतर गए थे। डिस्कशन मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि भाई रिटर्न में वो पाकिस्तान की विज़िट करेंगे, लेकिन उन्होंने विज़िट की। नवाज शरीफ के घर पर कोई इवेंट चल रहा था, शायद कोई मैरिज फंक्शन चल रहा था। उसके बाद भी इंडिया पर अटैक हो गया, तो इंडिया ने कहा कि भाई ठीक है, आप ज़रा देख लीजिए, इंडिया पर अटैक हुआ, इंक्वायरी करवा लीजिए। लेकिन उसके बाद सिचुएशन विपरीत होना शुरू हुई। मतलब प्रधानमंत्री मोदी किसी के लिए खतरनाक नहीं है जब तक आप उनको मतलब उस लेवल पर लाने के लिए मजबूर नहीं करते। यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी कैसे इंडिया के लिए मतलब एक ग्रोथ इंजन बने हुए हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया वालों ने बजट अपना अनाउंस किया, जिसके अंदर डिफेंस का बजट बढ़ा दिया उन्होंने। क्या समझते हैं किस वजह से बजट बढ़ाया होगा? पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए, या फिर अपने ही जो आर्मी का सिस्टम है उसे इम्प्रूव करने के लिए, अपने सोल्जर्स के लिए? देखे, मैं आर्मी उसको भी जानता हूँ, इसको वर्ल्ड को जानता हूँ। इंडिया जो कश्मीर है उस पर हमारी मुफाहमत है, कभी जंगबंदी नहीं हो सकती, यानी कि वो आज़ाद नहीं होना। हम अपना मुल्क दे बैठे हैं। उसके बाद चाइना के साथ भी उसके जब मार खाई है, आपको पता ही है। किसने? इंडिया ने कई दफ़ा मार खाई है, मैं हर जगह पे रहा हूँ। पिछले दिन वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर इंडियन आर्मी चाइना वालों को मार रही थी। हाँ, ऐसे ही हो रहा था, फिर वो ऐसा हुआ है। उसके बाद जहाँ तक हमारा बजट भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, हमारा तो हर दफ़ा बढ़ता है। उन्होंने डिफेंस का अगर बढ़ाया, साथ एजुकेशन और हेल्थ का भी बढ़ा दिया। हमारा डिफेंस का बढ़ता है, एजुकेशन और हेल्थ कम हो जाती है, क्या वजह है? देखें, हमने IMF के ऊपर चलना, अमेरिका के ऊपर चलना, आपको पता ही है। प्यूटन जबैडन जो जंग है उसका ही मुझे पता है, हर चीज़ को फील है। आपको कैसे पता है? क्या एक्सपीरियंस है आपका? मैं फादर ऑफ आर्मी हूँ, भुट्टो हूँ, आपकी आर्मी का बाप हूँ। अच्छा। जैसे तालिबान आए, हर चीज़ का मुझे पता है। कैसे आए तालिबान, जरा बताओ। ये 1996 में जब वो तहरीक चली है, माई बहन सिस्टर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थी, और अमेरिका ने कहा था कि इनकी रहनुमा हौसला अफजाई की जाए। फिर मुझे अफगानिस्तान जाना पड़ा। 36 साल में बगैर ID कार्ड के, बाप के बगैर फिरा हूँ अफगानिस्तान में। हाँ, नहीं पूरी दुनिया में। इंडिया भी गए हैं? हर ऑल वर्ल्ड। इंडिया में किधर गए जब आप गए हैं? किधर गए? श्रीनगर, कलकत्ता, उसके बाद दिल्ली। जब बाबा मोदी चाय बनाता था, इसको मैं 2 रुपए देता था, खाता था, सोनिया से वो सारा। आप ये बात सीरियस कर रहे हैं? सीरियस कर रहे हैं। देखो, ये दुनिया से देख रहे हैं, इंडिया से भी लोग देख जी। मेरी यूनिट 117 मीडियम उधर है, जन्नत जुबैर की, जन्नत टिक्का की, कोहाट बन्नू। इसका मतलब है बगैर ID कार्ड के, बगैर पासपोर्ट के गए आप, तो फिर एजेंट हुए ना? नो, उम्मत का बेटा, भुट्टो का बेटा। नहीं तो आपको भेजा किसने था? आपके इदारों ने मुझे भेजते थे कि आप राय हक की बात करते हो, इंसानियत की बात करते हो। उधर से वापस भी आप आ गए? आपकी आर्मी ने मुझे फिर बैक बुलाया, एजेंसियों ने बुलाया, इदारों ने, फिर मुझे किसी की वल्दियत दी गई, बीवी दी गई, इसमें करके फिर आज तक मैं धक्के खा रहा हूँ। आज जो हालात हैं, हमें डायलॉग तालिबान से भी करने पड़ेंगे, हर फिर बात बनेगी, क्योंकि हमने गैरों की जंग लड़ी है। तरीक पढ़ ले बेटा, आप तो बच्चे हो। इस गर्दों से भी डायलॉग करने चाहिए। आप तो वहाँ पे रह के आए, आप बता रहे हैं इंडिया रह के आए, वहाँ के लोग कैसे हैं? वहाँ के लोग हमारे से नफरत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, कैसी सोच है उनकी?
बाबा जी वो बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, नफरत पाकिस्तान में है ज्यादा। आप पाकिस्तानी और आप ये बात कर रहे भाई ये दूसरे से मुनाफकत करते हैं, गरीब का हक खाते हैं, यतीम का, मजलूम का, बेवा का, मजलूम पे जुल्म करते हैं। अच्छा ये जो साद रिजवी की जो बात आपने की, साद रिजवी का एक बयान सामने आ रहा है कि आप जाएं बात करने उनसे IMF से तो हमारी इकोनॉमी बेटर होगी, वहां जाएं तो एक हाथ में कुरान लेके जाएं और एक हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब लेके जाएं। के वजीर आजम को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शराइत मनवाता है। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है, हम मुल्क की मैशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ, तुम कहते हो पाकिस्तान के रोडों पे निकलने से कुछ नहीं होता, एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। या रसूल अल्लाह इससे क्या इकोनॉमी, मतलब क्या ये न्यूक्लियर थ्रेट और क्या साद रिजवी जैसे पॉलिटिशियंस, इनकी पार्टी इलेक्शन लड़ती है, ऐसे पॉलिटिशियंस जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उसके बाद पाकिस्तान कहाँ जाएगा? कचरे में जाएगा। और भी क्योंकि पहले आप ये देखें ना कि भाई साद रिजवी से पहले ये बताइए कि आपके पास डिग्री कौन सी है, आपकी एजुकेशन क्या आपने स्कूल भी फिनिश किया था कि नहीं किया था? क्योंकि अगर ऐसे लोग बैठे हैं जो यानी जिन्होंने चौथी ग्रेड जो है पास नहीं किए, आप उनको मुल्क चलाने के लिए बैठा रहे हैं। लाइक वो यहाँ पे डिसीजंस लेंगे, लोगों की लाइफ के डिसीजंस ले रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में जिनको वाकई में ABCD नहीं पता किसी चीज की, ना कोई डिग्री उनके पास है, ना कोई एजुकेशन उनके पास है, बट दे आर सिटिंग देयर मेकिंग डिसीजंस फॉर एवरीबॉडी एल्स। और वो इस तरीके के लोग जिनकी जो जहालत है ना, जहालत वहां पे टॉप पे है, क्योंकि जाहिल लोग पढ़ा रहे हैं। मौलवी साहब से पूछ लो भैया आपके पास क्या डिग्री है, आप मुझे बताइए आपने कितना पढ़ा हुआ है। हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक इन पाकिस्तान नो हाउ टू रीड एंड राइट? बहुत सारी पॉपुलेशन है जिसको आता नहीं है, पढ़ना नहीं आता, तो वो कुरान कहाँ से पढ़ेंगी, वो क्या करेंगे? तो वो इन जाहिलों के पास जाते हैं, वो जाके उनको बताते हैं भाई ये लिखा है, और वो नफरतें बांट रहे हैं बैठ के, ये फिरकाबाजी बांट रहे हैं। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। अब आप वही मैं कह रही हूँ, अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो वही होगा जो अफगानिस्तान का हाल हो रहा है। वो और क्या होगा? वो अफगानिस्तान में कौन से पढ़े लिखे लोग बैठे हैं? भारत ने ये किया है कि वो अफ्रीका के बहुत करीब हैं, और मैं देख रहा था कि 37 जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं अफ्रीका के, वो उनको भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब वो होस्ट कर रहे हैं। इंडियन आज से 30 साल पहले या 35 साल पहले जब हमने जहाज़ शुरू किया तो आपको पता है कि इंडिया की नई एजुकेशन पॉलिसीज़ बनी थी, और आज इंडिया उस पॉलिसी की वजह से पूरी दुनिया पे, आप चाहे यूरोप ले लें, मिडल ईस्ट ले लें या अमेरिका ले लें, हर जगह पे इंडियंस बैठे हुए हैं। ऐसे ही उनकी ग्रिप है जैसे किसी ज़माने में आप कहते थे कि जूइश खिलाफी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया को 8 मरतबा मेंशन किया गया है और इंडिया को दिखाया गया है कि वो क्वाड में, इस रीजन में हमारा बड़ा पार्टनर है, हमारा बड़ा वो है। जो इंडिया को जिस तरीके से पैम्पर किया जा रहा है, अब जो पाकिस्तान है उसके लिए क्या डिलेमा क्रिएट हुआ है? वन साइडेड मोहब्बत की स्टोरी लग रही है क्योंकि इंडियंस, एंड यू हैव टू एडमायर देम फॉर दैट, वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से मूव करते हैं। इंडिया क्योंकि इंडियन ओशन में है और अफ्रीका बिल्कुल साथ है, साथ ही आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, साथ ही जो है वो इंडिया ने तो आई थिंक अफ्रीका में एक आधी मिलिट्री बेस भी बना रखी हुई है। ये कौम जो है पैम्पर बांध के जंग लड़ने वाली कौम है। इंशाल्लाह हमारा हर बच्चा कलमा गो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला एटम बम है, आके कभी देख लें। आप जो बैलिस्टिक मिसाइल दागा है खलीज बंगाल में, अल्टीमेटली आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे? मुझे ये बता दें। आपने सबने बंद कर दिया है बनाने अब चीज़ें जी। आप ये इंडिया लगा पड़ा है बनाने में, सिर्फ हमें करने के लिए। अब ये जंगी जुनून में मुब्तला है, हथियारों को बढ़ाकर देकर अमन को खतरे में डाल रहा है। कहाँ इस्तेमाल करेगा, किसको मारेगा? अब हम उनके दुश्मन हैं। उसकी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है
कि ब्रिटेन और यूरोप जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात होती है तो वो इंडिया की तरफ देखते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन इंडिया तय करता है। भाई हम पाकिस्तान मोस्ट डेंजरस कंट्री क्यों हैं? ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना था, इसलिए डेंजरस है। हमने जो कश्मीरियों के साथ ख़ास तौर पे पिछले कोई 5 सालों में जुल्म किया है हम लोगों ने, मैं उसको कसूरवार अपने आप को समझता हूँ कि जिस तरह अब कश्मीर की सूरत हाल है, हमारा इंडिया ने और ये फैटफ ने आपको इस तरह बांध दिया है। नमस्कार दोस्तों, आज ये पाकिस्तानी मानने को तैयार है। मतलब जब एक सिचुएशन थी कि इंडिया एक नॉन अलाइन मूवमेंट से चल रहा था, तब पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान भी, खास करके पाकिस्तान जो इंडिया के ऊपर हंस रहे थे। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि इसी पॉलिसी को लेकर पाकिस्तान या फिर उनके पैनलिस्ट भारत की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर उनका कहना है कि 30 साल पहले जब पाकिस्तान ने जिहाद शुरू किया था, तब इंडिया ने अपनी एजुकेशन पॉलिसी और ये सारी पॉलिसी पर काम करना शुरू किया था, और आज जो है इंडिया उसके फ्रूट्स खा रहा है या फिर अब कहे कि उसके बेनिफिट्स ले रहा है। जबकि पाकिस्तान वो सारी सिचुएशन में होते हुए भी, जहाँ पर अमेरिका की तरफ से या फिर अब कहे कि वेस्ट ब्लॉक की तरफ से बहुत बड़े बड़े पेमेंट्स आते थे, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर, और फिर भी संभाल नहीं पाया खुद को। और आज ऐसा है कि 1-2 बिलियन मिल जाने से पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है ऊपर नीचे हो जाती है। मतलब ज़रा सोचिए कि भीख या फिर कहे कि उधार पर मिलने वाला पैसा भी पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट को ऊपर नीचे कर देता है। तो यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में तो पता भी नहीं है कि अफ्रीका कहाँ पे है और अफ्रीका की क्या वैल्यू है, लेकिन भारत ने ये किया है कि वो अफ्रीका के बहुत करीब हैं। और मैं देख रहा था कि 37 जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं अफ्रीका के, वो उनको भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब वो होस्ट कर रहे हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी एक एक्टिविटी हो रही है। पाकिस्तान ने तो आज से कुछ साल पहले बस एक किया था, जो उन्होंने कहा जी इंगेजिंग अफ्रीका पॉलिसी 2019 में इंट्रोड्यूस करा दी और बस कह दिया जनाब कि ये है। 18 अक्टूबर को आज ये जो है वो इसको कर रहे हैं। वो कल डिफेंस मिनिस्टर्स जो है वो अफ्रीका के आ रहे हैं। अभी बेसिकली जो है ये जिसे आप कह रहे हैं कि एक डिफेंस एक्सपो हो रही है, जिसको जारी बात है ये सारे के सारे एक इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग के नाम से ये जो कर रहे हैं, और ये गुजरात में। और आपने नोट किया है कि हर चीज़ गुजरात में हो रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो गुजरात को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के हवाले से। आप देख लें जी, सरदार सिद्दीक साहब, बहुत बड़ी तादाद में डायस्पोरा है, और जिस तरह अमेरिका की तीनों आप दोस्तों ने पहले बात की कि इंडियंस वहाँ पे बड़ी तादाद में अमेरिका में, यूरोप के अंदर भी हैं, अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हैं, फंडिंग करते हैं और अपना बयानिया बड़े मौसर अंदाज में जो है वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस तक पहुँचाते हैं। आखिर क्या वजह है कि जो पाकिस्तानी और जो कश्मीरी डायस्पोरा है वो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र, पाकिस्तान का बयानिया पेश तो करता है, तो क्या उसमें मुतलका हुकाम तक पहुँचने में कोई रुकावट है? ये ऑब्वियसली जो अगर आप पाकिस्तानी कश्मीरी डायस्पोरा की बात करें तो एक तो हम आपको पता है कि पिछले 50 सालों में हमारे ज़्यादातर लोग गए हैं, और हमारी बड़ी तादाद वो लोग गए हैं जो वहाँ पे मुलाजमत की तलाश में गए हैं। कोई पढ़े लिखे भी नहीं थे इतने। सियासत में फिर भी अगर अभी कंपेयर किया जाए तो सियासत में हम इंडिया, अगर यूके का किया जाए तो इंडिया के तकरीबन हम पल्ला हम बराबर है, सिर्फ एक फील्ड में। मसला आई थिंक ये है कि इंडियन आज से 30 साल पहले या 35 साल पहले जब हमने जहाद शुरू किया तो आपको पता है कि इंडिया की नई एजुकेशन पॉलिसीज़ बनी थी, और आज इंडिया उस पॉलिसी की वजह से पूरी दुनिया पे, आप चाहे यूरोप ले लें, मिडल ईस्ट ले लें या अमेरिका ले लें, हर जगह पे इंडियंस बैठे हुए हैं। ऐसे ही उनकी ग्रिप है जैसे किसी ज़माने में आप कहते थे कि जूइश खिलाफी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इसमें हमारा जो रोल है, जितनी हमारी इस्तिताअत है, जितना हमारा अपने अगर अली साहब एक्सपर्ट हैं न्यूक्लियर पे, तो मैं वो एक्सपर्टीज़ नहीं रखता। तो मेरी जो एक्सपर्टीज़ है मैं उसके मुताबिक टॉपिक जो मेरा ह्यूमन राइट्स का होता है, कश्मीर का होता है, अपने बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से होता है, पाकिस्तान टूवर्ड्स पाकिस्तान हम एम्बेसीज के साथ मिल के पाकिस्तान के हवाले से सेमिनार, एक्टिविटीज़, यूनिवर्सिटी सारा कुछ करते हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारी जब भी कोई एक तो सियासी गवर्नमेंट्स कभी भी स्टेबल नहीं रही,
और जब भी कोई गवर्नमेंट आती है, फॉरेन ऑफिस की अपनी पॉलिसी होती है, जब कोई नई गवर्नमेंट चेंज होती है उसकी दूसरी पॉलिसी होती है। ये एक बड़ा फकदान है कोऑर्डिनेशन, तब्दील हो जाते हैं। और दूसरा पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है उसमें और कोऑर्डिनेशन एम्बेसी सफारतकार जो होते हैं उसमें बड़ी कम है। उस तरह से नहीं है जिस तरह इंडियंस इन्वॉल्व है। इंडियंस अपनी पूरी बिजनेस कम्युनिटी को हर मकसद के लिए या उनके इस्तेमाल करते हैं और पूरी इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर वो अपने वो जो फंड अपनी बड़ी बड़ी जो जैसे पूरी दुनिया की जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो पूरी तरह इन्वॉल्व होती है। और इंडिया को आपको पता है कि हमसे अस्करी चलो एक फैक्टर है जिसमें हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो शायद हमें, लेकिन उसकी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ब्रिटेन और यूरोप जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात होती है तो वो इंडिया की तरफ देखते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन इंडिया तय करता है। तो आप फ़र्क देख लें कि हमारी जो सिचुएशन है वो इतनी वीक है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और फिर हम उस तरह से जो हमारा इन्फ्लुएंस है वो बहुत कम है जिस तरह इंडिया का है, और इंटरेस्ट बहुत थोड़े हैं जिस तरह इंडिया के बड़े। तो हमारी कमज़ोरियाँ बहुत ज़्यादा हैं। हमें ये चाहिए कि हमने जो कश्मीरियों के साथ ख़ास तौर पे पिछले कोई 5 सालों में जुल्म किया है हम लोगों ने, मैं उसको कसूरवार अपने आप को समझता हूँ कि जिस तरह अब कश्मीर की सूरत हाल है, हमारा इंडिया ने और ये फैटफ ने आपको इस तरह बांध दिया है कि आप पहले ये होता था कि जकड़े हुए हैं, रेडार्स हैं कि आप एक मूव करते हैं तो आपको एक फौरी तौर पे आपको सो आप इतने कमज़ोर कर दिए गए हैं। और इंडिया की उसकी मैन पॉलिसी भी यही थी। तो अब आप उठने के काबिल नहीं हैं। अब आपको ये तय करना पड़ेगा कि हमारी जो अंदर की इंस्टेबिलिटी है। मोदी जी अगले ट्रिप पे जो भारत आ रहे हैं अमेरिका में, उसमें जो बात हो रही है नेटो प्लस की बात हो, इन्होंने नेटो प्लस मेंबरशिप ऑफर की भारत को। इंडिया को यूएसए की तरफ से नेटो प्लस का स्टेटस दिया जाने वाला है और इसी हवाले से शायद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट मंथ यूएसए का विजिट भी करेंगे। एक बात और बड़ी मार्केट में आजकल फैली हुई है, वो ये कि जी कोई 100-150 बिलियन कहीं से आने वाला है, आई डोंट नो। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस की बात करें तो वो उनका नाम सुनकर के मुझ जैसे आदमी को चीखें मारने को दिल करता है। ये एसी जो इस स्टूडियो में लगा रखा है ये भी जबरदस्ती चलाता हूँ, हालांकि दिल नहीं करता। जो मुल्क और उसका वज़ीर आज़म और उसका जो वज़ीर ख़जाना है वो छोटे छोटे कर्ज़ों के लिए वो लाइनों में लगे हुए हों, वो कहाँ से 100 या 150 अरब डॉलर, ये बात करते हुए सोचना चाहिए। अगर कोई ये सोचता है कि इस पाकिस्तान को मैं अकेले ही लेके चलूंगा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। एक जफर इलाली साहब हैं जो डिप्लोमेट हैं, पहले तो उनको ऐसा लगता था कि घोड़े पे बैठ के तलवार निकाल के जीएचक्यू के अंदर घुस जाएंगे किसी दिन। हिलाली साहब किसी भी दिन उनका घोड़ा बिल्कुल गैलप करके घुस जाएगा जीएचक्यू रावलपिंडी में। अब सबके जो सुर हैं सर बड़े मध्यम टाइप के हो गए हैं, सबके सुर, क्योंकि किसको नहीं पता कि किसके घर के पास रात को काली वीगो खड़ी है। हम रहते हैं इस मुल्क के अंदर, कुर्बानी क्या है, आज़ादी क्या है, कश्मीर से पूछा जाए, फ़लस्तीन से पूछा जाए कि आज़ादी की कीमत है क्या। अच्छा, हमारी जो जीडीपी है खुरम साहब वो 0.29-0.3% भी नहीं है और कुछ तजज़ियाकारों का मानना है कि नेगेटिव में है। जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि लोगों को चाहिए उसका सूरत रहमान के उस कुछ वर्सेस की भी वहाँ तलावत हुई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। मैं अब आई एम वेरी अमेज्ड, आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी प्राउड कि हर मजहब को अपने अपने हिस्से के मुताबिक वहाँ पे जगह और टाइम दी गई। अब ऐसी सूरत में क्या होता है जी, हर कोई, हम कहते हैं ना, आम एक जुमला बोला जाता है कि चढ़ते सूरज को सलाम कर रहा होता है, ऐसा ही है। नमस्कार दोस्तों, मातम तो ये है, मातम मतलब कि सिचुएशन तो ये है पाकिस्तान के अंदर कि भाई ऐसी न्यूज़ आती है कि भाई 2 बिलियन कहीं से आने वाला है, 4 बिलियन कहीं से आने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स करे, इंडस्ट्रीज़ बनाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन करे, और सबने ये सिचुएशन झेली है। मतलब जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रही थी तो उस समय पर भी इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे कंट्रीज़ जो थे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे। उसके बाद एक अलग दौर आया, उसके बाद अगर आप बात करें तो उसके बाद एशिया के अंदर ये चीज़ें शुरू हुई, फिर चाइना के अंदर हुआ, फिर इंडिया के अंदर हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी न्यूज़ नहीं आती। वहाँ पर पैसे कमाने की कैसी टेक्निक अपनाई जाती है, ज़ैद हामिद आप सब जानते हैं। अब उन भाई साहब का कहना ये होता है कई बार कि भाई हमें जो हमारे न्यूक्लियर हथियार है वो किस लिए है, मान लीजिए युद्ध नहीं होता तो क्या करेंगे, तो वो जो है हम सऊदी और यूएई को बेचने चाहिए। हर एक हथियार का 100 बिलियन, 200 बिलियन, 300 बिलियन, फिर देखिए पैसा ही पैसा होगा। तो मतलब शॉर्टकट है इस टाइप के पैसे कमाने का।
इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। That will take India to the next level, मैं इसमें कोई शक नहीं। उसमें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाएंगे, क्योंकि पहले ही आपने देखा होगा इस वक्त चाइना के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई जा रही हैं उसका सबसे फायदा उठा रहे हैं भारत उठा रहा है। बिल्कुल। और चाइना जितना यूक्रेन को डराएगा उसका फायदा भी भारत उठाएगा। और इस वक्त वो कहते हैं ना कि दिस इज द एरा फॉर इंडिया। आई टेल यू दिस, मेरी ख्वाहिश होती है कभी पाकिस्तान भी उस लेवल पे होता, कोई डिजिटल पाकिस्तान की बात करता। देखिए कैसा हो सर, हो सकता है कभी हो जाए फ्यूचर में, अगर कुछ थोड़ी बहुत अक्ल आ जाए इनको तो। लेकिन आरजू देखें, मैंने हमेशा ये कहता हूं कि जितना आपको भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करके डिफेंस का बजट कम करके तो वही आम पाकिस्तानी की तरक्की पे लगाना होगा, तब तक आप तरक्की नहीं कर सके। यही एक वजह है। और उसके बाद एक ट्रेड खोलें, बॉर्डर सॉफ्ट करें भारत के साथ। इसके ये दिस इज पार्ट ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट। मैं शर्तें ना रखे ना सर, इनकी शर्तें कोई नहीं सुनेगा सर, ये जो शर्तें लगा देते हैं शर्तें, मैं यही एक और बात है। शंघाई ट्रिप ना, अपना जापान ट्रिप के दौरान मोदी जी ने स्टेटमेंट दी थी कि ही वांट्स टू हैव अ बेटर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। जवाब नहीं दिया किसी ने उसका। उसमें आके फिर मैं क्या कहूं, यही तो मेरा अलमिया है। ये अपने अंदर के मसाइल में या तो बहुत ज्यादा एंगेज हैं, या फिर पता नहीं इनका क्या सोचे हैं, किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, या फिर चाइनीज को नाराज नहीं करना चाहते। उसकी वजह यह है कि इस वक्त सिर्फ चाइना आपको पैसे दे रहा है तो आप दिन गुजार रहे हैं। अमेरिका ने तो आपको बिल्कुल छोड़ दिया। यू आर नॉट रेलिवेंट फॉर अमेरिका एट ऑल। मुझे तो सिर्फ यही एक समझ आती है कि आप मोदी जी का जवाब इसलिए नहीं देते कि शायद चाइना नाराज हो जाएगा तो वो चाइना अपना हाथ पैसों से रोक लेगा, लेकिन somehow you have to come up with some kind of solution। तरक्की करनी है तो आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाहिए। आपको बच्चों को आईटी की तालीम, मैथ और इंग्लिश पढ़ाना होगा। आप अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं लंदन में, तो गरीब के बच्चे का क्यों नहीं सोचते आप जानबूझ के पाकिस्तान को ऑप्रेस क्यों कर रहे हैं? आप क्यों ये समझते हैं कि 40,000 मदरसे आपके लीडर प्रोड्यूस करेंगे? इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। बिल्कुल, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आप ये खासकर अपने बच्चे लंदन अमेरिका में पढ़ाते हो, समझते हो कि पाकिस्तान, हु केयर्स अबाउट पाकिस्तान। मैंने आपको कहा ना कि आपकी रूलिंग एलीट जो है आरजू, चाहे वो किसी ब्लॉक से भी हो, किसी पार्टी की हो, किसी इंस्टीट्यूशन की हो, उनके दिल और दिमाग अमेरिका और लंदन में है। वो अपनी बॉडियां जो डरते, लाशें उठा के फिर रहे हैं पाकिस्तान में, अपने बच्चों के लिए लूट मार कर रहे हैं, बद दुआएं ले रहे हैं लोग। सर जिस दिन इनके ये डुअल नेशनलिटी रोकी जाएगी शायद तब ये सुधरेंगे। मैं आपको यहाँ पे यह जरूर बताना चाहूंगा आरजू, भारत के अंदर डुअल सिटीजनशिप जो है उस पे ऊपर पाबंदी है कि वो लोग अपने वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन में सर्व नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान तो फिर ये ना कि ये मैंने आपको साले और बहनोई की गेम है, एक साला एक जगह एक दूसरे के साथ मिले में चिट्ठा बैठा इनका मिला हुआ। चले अगले जो मेरा अगला टॉपिक था, मैं बात करना चाहता कि भारत के अंदर जिस तरह उन्होंने अपनी नई बिल्डिंग का इफ्तिताह किया, इट वाज अ वंडरफुल इवेंट। मैंने उसको बड़ा क्लोजली वॉच किया। पुरानी बिल्डिंग जो थी 1921 में उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, 1927 में मुकम्मल हुई थी। उसमें सीटिंग 790 एमपीज बैठ सकते थे पिछली बिल्डिंग। अब उस बिल्डिंग के हालात ठीक नहीं थे, उसमें अब वो अब एज की वजह से उसकी चीजें आ रही थी कि इतनी पुरानी बिल्डिंग है, 100 साल के ज्यादा। मैं समझता हूँ कि इस दौर के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना जिसके ऊपर 117 मिलियन डॉलर खर्चा है नई बिल्डिंग बनाने, और उसमें 1272 एमपीज बैठ सकेंगे। और उसमें जो उन्होंने बताया, उन्होंने जो डिजाइन बनाया है, पहले तो पीकॉक डिजाइन है जो वो सारी ओवरऑल जो सीटिंग बैठेगी, और उसके बाद लोटस जो अपर हाउस है वो उसका लोटस की शक्ल होगी, फ्लावर फूल की, क्योंकि लोटस भारत का नेशनल फ्लावर है। जी बिल्कुल। अब उसमें मैं समझता हूँ बड़ा क्रिटिसाइज किया गया उसको। राहुल गांधी ने कहा कि ये लग रहा था जिस तरह मोदी जी की ताजपोशी हो रही है। अपोजिशन ने उसका बायकॉट किया। फिर वहां पे वो होली सेनेगल, क्या उसमें शायद मैं गलत उसको बोल रहा हूँ, लेकिन वो जो उन्होंने सोने का वो बना हुआ था उसका, वो उसको वहां किया, और वहां पे काफी पुजारी, हिंदू पुजारी बुलाए गए, बहुत सारा अपना उन्होंने इबादत की। जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि लोगों को चाहिए उसका सूरत रहमान की कुछ वर्सेस की भी वहां तलावत हुई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। मैं अब आई एम वेरी अमेज्ड, आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी प्राउड कि हर मजहब को अपने अपने हिस्से के मुताबिक वहां पे जगह और टाइम दी गई।
इट इज वंडरफुल जो है। और मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि वो जो होली सेनेगल जो जिसको वो बल्कि मैंने उसका हिंदी में भी नाम पढ़ा, मुझे भूल गया वो जवाहरलाल जो नेहरू थे, उनको भी अगस्त 14 1947 में जो हिंदू पुजारी थे उन्होंने दी थी। यही कि उसको वो बेसिकली सिंबलाइज टू सर्व इंडिया बेटर एंड सर्व पीपल एंड जस्टिफिकेशन। सबसे ज्यादा जो इस वक्त अपोजिशन और लोग जो कर रहे थे कि इट वाज अ बर्थडे ऑफ वी.डी. सावरकर जो के हिंदू नेशनलिस्ट थे और बीजेपी सिंपथाइजर थे। सबसे ज्यादा एलिगेशन ये लगाया जा रहा है कि व्हाई इट वाज पिक्ड अप दैट डे, कि उस दिन को उसको इनाग्रेट किया जाए। और फिर वो एक और इतराज ये करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो कि सदर हैं भारत की, उनको क्यों नहीं कहा गया कि इसका इफ्तिताह किया जाए। दैट कम्स अंडर हर पोर्टफोलियो टू हैव दिस सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी। लेकिन फिर वो जिस तरह बात होती है कि जब भी आप बात करते हैं हर एक को खुश तो नहीं कर सकते, लेकिन इट वाज अ वंडरफुल, मैं समझता हूँ वंडरफुल इवेंट था हमारे लिए, मेरे लिए भी खासकर इसलिए था कि सब मजहबों को वहां पे उस पे ताकि किसी को इतराज ना रहे, और द होल वर्ल्ड वॉच्ड इट। मोदी जी का मैं एक खासकर लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ जो मुझे बड़ा याद है, उन्होंने वो लेट के इबादत की। मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूँ दंडवत प्रणाम, मेरे दोस्त ने मुझे किसी याद से सिखाया था कि वो लेट के दंडवत प्रणाम करना किसी को, तो वो उसी तरह से उन्होंने वहां पे अपनी रिलीजियस सेरेमनी की। लेकिन इट वाज अ गुड जेस्चर, इट वाज मैं समझता हूँ कि द मुसलमान, द इंडियन मुस्लिम्स, दे शुड बी प्राउड ऑफ इट कि दे वर गिवन अ प्रॉपर रिस्पेक्ट। इतनी जबरदस्त रेटिंग की है इंडिया की कि मॉर्गन स्टैनले ने अपग्रेड किया है इंडिया को टू ओवरवेट और डाउनग्रेड कर दिया है चाइना को। इंडिया ने बैन कर दिया है लैपटॉप्स को, टैबलेट्स को, पर्सनल कंप्यूटर्स को विद एन इमीडिएट फैक्ट। सिर्फ पाकिस्तान क्यों, बाकी सारे नेबर्स के साथ नॉर्मल नेबरली रिलेशंस चाहते हैं और इच्छुक हैं इसके, पर इसके लिए आतंक और टेररिज्म और पीस हॉस्टिलिटी ये हटना चाहिए। उनकी डिमांड ये है कि भाई आप हमारे मुल्क के अंदर ये आतंकवाद या दहशतगर्दी मत करें, ये है उनकी डिमांड। यानी ये जो इकोनॉमी है इंडिया की, ये ओवरवेट का मतलब ये है कि फ्यूचर में हम पहले से ही बता रहे हैं कि मुस्तकबिल में ये चाइना से बेहतर नजर आएगी। इंडिया जो है वो आइंदा 2026 तक ये कोई तकरीबन $300 बिलियन की मार्केट होगी। जो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स या जो सप्लाई चेन है, ये जो इंडिया है उसने कुछ ऐसी कंपनीज भी अपनी तरफ खींच ली हैं कि जो कि पहले चाइना की तरफ थी। उनके साथ दोस्ती का स्टांस लेना चाहिए। हमें ये साबित करना पड़ेगा कि हमारी पॉलिसी चेंज हो गई है। हमें ये साबित करना होगा कि हमें आपके अंदर, हम कोई आतंकवाद अब नहीं करवाना चाहते, हम कोई पठानकोट या पुलवामा और इस तरह की चीजों में हम बिल्कुल साथ नहीं देना चाहते। हमें ये यकीन दिलाना होगा उन्हें। इस तरह देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। ये यूं होगा, हम ऐसे करेंगे, यूं होगा, यूं करके यूं हो जाएगा, पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन जाएगा, ऐसा होने वाला है नहीं। हमें कुछ नहीं मिला उनके मुल्कों में इस तरह की हरकतें, पठानकोट, पुलवामा और ये इस तरह की मुंबई अटैक, कुछ नहीं मिला हमें। इतना सा फायदा नहीं हुआ, सिर्फ उसके नतीजे में हमारे साथ बुरा ही हुआ, दुनिया से गाली पड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली, आप सबको पता होगा कि भाई एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, वो इन्वेस्ट करती रहती है और उनके जो क्लाइंट हैं, उनके जो क्लाइंट्स के पैसे होते हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। अब उनका कहना नॉर्मल ये है कि अगर इंडिया के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो तो अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा। मतलब कितना मल्टीपल मिल सकता है वो ही बात अलग है, लेकिन अगर आपको नॉर्मल रिटर्न चाहिए तो आप अमेरिका में इन्वेस्ट कीजिए, आप चाइना में इन्वेस्ट कीजिए, वियतनाम में इन्वेस्ट कीजिए, कहीं पर भी इन्वेस्ट आप कर सकते हो। लेकिन इंडिया को फेवरेट बताया जा रहा है, और ऐसा नहीं कि 1-2 साल के लिए, आने वाले 10, 15, 20, 25 सालों के लिए इंडिया को फेवरेट ही बताया जा रहा है। क्योंकि देखिए, पॉपुलेशन 140 करोड़ है और एक्सप्लोर करने के लिए अभी भी बहुत चीज़ है जो हो रही है, मतलब रोज़ाना हो रही है। एक समय था कि पहले मतलब कई महीनों तक कोई लेटेस्ट न्यूज़ नहीं आती थी, मतलब कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आती थी। अब तो ऐसा है कि हर महीने 2-3 बड़ी न्यूज़ होती है। मतलब इंडिया का मार्केट उस हिसाब से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। उनकी डिमांड ये है कि भाई आप हमारे मुल्क के अंदर ये आतंकवाद या दहशतगर्दी मत करें, ये है उनकी डिमांड।
तो हम जी अजीब से वॉर सोल्यूशन नहीं है, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, भाई इसमें कुछ नहीं, कोई न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट नहीं है, वो कुछ नहीं होना, हम वो भी नहीं कर सकते। क्यों करेंगे भाई? उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आपके अंदर, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का, कभी भी उन्होंने ना किया है ना उनको इंटरेस्ट है। शहबाज शरीफ ने कहा कि जी हम 3 जंगें लड़ चुके हैं इंडिया से। हमेशा मुझे वैसे बड़ी हैरत होती है, हम कहते हैं 3 जंगें लड़ चुके हैं, हम कभी ये नहीं कहते कि हम तीनों जंगें हार चुके हैं। हम 3 जंगें कर चुके हैं और उसके बदले में हमें सिर्फ गुर्बत मिली है। हमसे मुराद पाकिस्तान, उनको नहीं, वो ठीक जा रहे हैं, वो तो चांद पे भेज रहे हैं और वो खूब पैसा कमा रहे हैं, उनको तो कोई तकलीफ नहीं हो रही। ये भी हम एक फॉल्स इक्विवेलेंस करते रहे बड़े अरसे से कि देखिए जी हमें लड़ना नहीं चाहिए, दोनों मुल्कों के अवाम बड़े गरीब हैं, भाई उनकी जीडीपी ग्रो कर रही है हर साल, उनकी पर कैपिटा इनकम ग्रो कर रही है हर साल, हमें इसका ज्यादा नुकसान है। तो इससे साबित ये होता है कि हमारे इंटरेस्ट में है कि हम ये जो हरकतें करते हैं ना करें। हम अपनी ट्रेड को, भी मैंने वीडियो बनाई, $37 बिलियन का ट्रेड का पोटेंशियल है। शुरू में ठीक है इंडिया को फायदा होगा, लेकिन हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी, हमें एक बहुत बड़ी मार्केट मिलेगी, इसका फायदा सिर्फ हमें है। लेकिन हम क्या कर देते हैं, बीच में कश्मीर को ले आते हैं। और भाई उन्होंने कश्मीर के ऊपर बात भी नहीं कर दी आपसे। हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम उनको हर वक्त लेक्चर देते रहेंगे। हाँ भाई, अब जैसे ही मैंने आपको बताया अल अरेबिया को वो इंटरव्यू दे रहे हैं, शहबाज शरीफ ने कह दिया कि हाँ भाई हम इंडिया से बात करना चाहते हैं, लेकिन घंटों के अंदर ऑफिस से स्टेटमेंट आ गई कि नहीं जी कश्मीर का स्टेटस रिवर्स करें। जाहिर बात है ये कहीं और से स्टेटमेंट लिखवाई गई होगी पीएम ऑफिस को। तो यार ये पता नहीं, मुझे तो नहीं समझ आती यार। ये तो आइंस्टाइन ने कहा था ना कि हमाकत इसको कहते हैं कि एक चीज किए जाना, बार बार गलती को किए जाना और एक्सपेक्ट करना कि डिफरेंट रिजल्ट आए। या तो इंडिया होता ना नीचे जा रहा होता, या तो होता ना वो बैंकक्रप्ट होने वाले हैं, डिफॉल्ट होने वाले हैं, उनकी कोई बहुत बड़ी कोई आग लगी होती, फिर हम कहते चलो ओके उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम उम्मीद करते हैं कि हाँ यार चलो शायद इस वक्त उनके ऊपर बुरा वक्त आया हुआ, वो हमारी मैनिपुलेशन में आ जाएंगे। ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो तो अमेरिका को लिफ्ट नहीं कराते, अमेरिका उनको कहता है कि यूक्रेन पे भारत साथ दो, कहते चलो भागो इधर से। तो ये वो इंडिया नहीं है, ये वाकई चूंटी और हाथी का मुकाबला। तो इसमें कोई जरूरत नहीं है उनके साथ कन्फ्रंटेशनल स्टांस लेने का, उनके साथ दोस्ती का स्टांस लेना चाहिए। हमें ये साबित करना पड़ेगा कि हमारी पॉलिसी चेंज हो गई है। हमें ये साबित करना होगा कि हमें आपके अंदर, हम कोई आतंकवाद अब नहीं करवाना चाहते, हम कोई पठानकोट या पुलवामा और इस तरह की चीजों में हम बिल्कुल साथ नहीं देना चाहते। हमें ये यकीन दिलाना होगा उन्हें, लेकिन हम कुछ करते ही नहीं है। और वो जाहिर बात है उनको यकीन ही नहीं है। अभी एक वायर का आर्टिकल बड़ा अच्छा मैं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि पाकिस्तान स्टक हुआ है अपनी प्रॉब्लम्स में। ऑब्वियसली हम प्रॉब्लम्स के अंदर धंसते चले जा रहे हैं और इंडिया पाकिस्तान के साथ स्टक है। यानी क्योंकि वो वाजपेयी जी ने कहा था ना कि हम नेबर्स को नहीं बदल सकते, यानी जो हमारे साथ है तो वही हमारे साथ होगा, उसको हम बदल नहीं सकते। तो वो अपनी कंडीशन को तो बदल रहे हैं, लेकिन जो उनके साथ एक बीमार इकोनॉमी और एक बीमार मुल्क बैठा हुआ है वो उसको नहीं बदल सकते। तो ये उनकी भी कमजोरी है। थोड़ा सा ट्रंप का कार्ड हमारे पास भी ये है कि भाई आप हमसे जो मर्जी करें, हम आपके साथ चिपके हुए जरूर है। हमें कुछ नहीं मिला उनके मुल्कों में इस तरह की हरकतें, पठानकोट, पुलवामा और ये इस तरह की मुंबई अटैक, कुछ नहीं मिला हमें, इतना सा फायदा नहीं हुआ। सिर्फ उसके नतीजे में हमारे साथ बुरा ही हुआ, दुनिया से गाली पड़ी है, FATF, इकोनॉमी, रिस्ट्रिक्शंस, हर चीज में हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। तो भाई अपने अब पॉलिसियां पास की छोड़ दो। पता नहीं कौन ट्रेनिंग करके गया इन लोगों की कि वो बार बार वही हरकत किए जा रहे हैं। तो ये आर्टिकल जब छपा तो मैं समझा कि शायद कोई अच्छा ओवरचर आएगा हमारे PM ऑफिस की तरफ से, लेकिन वही घिसी पिटी बातें, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। एंड आई कैन गारंटी यू कि इंडिया की तरफ से इसका रिस्पांस भी नहीं आना। हम बड़े मजे से इस तरह की कॉस्मेटिक किस्म की बातें कर देते हैं, वो उधर से जवाब भी नहीं आता। इमरान खान साहब ने कहा था ना कि मैं फोन कर रहा हूँ पुलवामा के बाद, तो मोदी जी मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारी टांगे कांप रही थी उस वक्त कि अभी हमला ना वो कर दें। यानी ये हमारी अंदर से हालत हुई थी। तो ये शरारतें क्यों करते हैं भाई आप? क्या आपको पोकिंग द बेयर, आपको क्या मुसीबत पड़ी है? इंडिया ने बैन कर दिया है लैपटॉप्स को, टैबलेट्स को, पर्सनल कंप्यूटर्स को विद एन इमीडिएट फैक्ट। और उन्होंने कहा है जी कि लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट चाहिए होगी फॉर द इंपोर्ट। अब इससे ये हो सकता है होगा ऑब्वियसली कि भले एप्पल हो, डेल हो, सैमसंग हो, जो चाइना से इतनी ज़्यादा इनके लैपटॉप्स आते हैं, वो सारे के सारे अफेक्ट हो सकते हैं। अब बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं वो लैपटॉप्स मंगाती हैं इंडिया के अंदर, लेकिन अब वो कहते हैं जी स्पेशल लाइसेंस चाहिए होगा। ठीक है जी, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर जैसे मैंने कहा, मेक इन इंडिया, इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करो, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करो। लेकिन इंडिया इतना बड़ा है
कि आप वो जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रोसेसेस मतलब वो बड़ा मुश्किल काम होगा, एक ये फैक्टर है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी और वजूहात भी हैं, और वो ये है ये कहा जाता है कि जो इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट है जिसमें लैपटॉप्स, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, वो तकरीबन 20 अरब डॉलर की है। इंडिया के पास आप देखें नागालैंड है, भोजपुरी है, हरियाणा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, आसाम में बंगाली रहते हैं, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, इतने सारे मतलब सेक्ट्स और रिलीजन्स हैं, फिर भी वो लोग 70 साल हो गए यूनाइटेड हैं, ठीक है। इवन मुस्लिम इंडियंस आर प्राउड टू बी इंडियन। और इंडिया ने बार बार दोहराया कि इट वांट्स टू बिकम द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, यानी सारा अफ्रीका, सारा लैटिन अमेरिका इंडिया की तरफ देख रहा है। इंडिया उनका किबला बना हुआ है करंटली दिस ईयर। हाइड्रोजन ट्रेन आफ्टर चाइना के बाद इंडिया बना रहा है सर इतनी बड़ी अचीवमेंट है सर। अभी इंडिया इज अबाउट 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, आइंदा 15-20 साल में इट कुड हिट 30 ट्रिलियन। हाइड्रोजन में ट्रेन बनाया है तो उनके पास ये एबिलिटी है तो उन्होंने बनाया है। क्या बात कर दी सर आपने, ठीक है। पाकिस्तान का जो रेलवे सिस्टम है वो बहुत ही नाजुक सूरत हाल है, जिसे कहा जाता है बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। सर उनके पास वंदे भारत ट्रेन है, उनके पास बुलेट ट्रेन है सर, उनके पास अंडर वाटर ट्रेन है सर, इतनी ट्रेन है। ऑयल की शॉर्टेज होने की वजह से सिर्फ कुछ ही दिन का ऑयल रह गया और पाकिस्तान की जो रेलवे है वो शट डाउन हो जाएगी। अगर हमने ये दोगली पॉलिसी बंद ना की और हम ये जो मुजाहिदीन बेचते हैं ये बंद करें, हमारे कंट्रोल में चीजें होनी चाहिए। तो पिछले 8 महीनों में हमने सब कुछ बेच दिया है, तो फिर ये ट्रेन क्या चीज है? बांग्लादेश भी पाकिस्तानी था। बांग्लादेश आज आर्मी को 400 अरब बजट दे रहा है, एजुकेशन को 800 अरब बजट दे रहा है। हम आर्मी को 1600 अरब बजट दे रहे हैं, एजुकेशन को हम 8 अरब बजट दे रहे हैं। आज क्या सूरत हाल है कि आज वो हम टूरिज्म से टेररिज्म पे चले गए हैं। एंड वेट फॉर द मोमेंट जब तालिबान और इंडिया मिल के पाकिस्तान को जो है वो एक टफ टाइम देंगे और हम जो है वो उसको हमें समझ नहीं आएगी कि हमने करना क्या है। रेलवे सिस्टम अगर बंद हो गया तो काफी नुकसान का सामना होगा। 6 से 8 महीने पहले मैंने सुना था कि टेक्सटाइल मिल्स जो है वो बंद हो गई। आप रेलवे को रो रही हैं, यहाँ हर चीज बंद हो गई है। डॉक्टर, इस वक्त आप इंडिया से बात नहीं कर सकते, हालांकि एक अच्छा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जनरेट करना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी साइलेंट है, कोई दुनिया में अहम पार्टनर सामने नहीं आएगा। इस वक्त अगर इंडिया को टेबल पे लेके आ सकता है या आप कोई कंसेशंस ले सकते हैं तो वो मुस्लिम ममालिक के जरिए इंडिया से ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, 1947 में इंडिया पाकिस्तान साथ में आज़ाद हुए थे। उनके पास जो रेल नेटवर्क था वैसा ही नेटवर्क हमारे पास था। लेकिन आज अगर देखो तो पूरी दुनिया के अंदर जो टोटल किलोमीटर जो हमने बिछाया है ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत के है। अब वो जो है बुलेट वाला नेटवर्क सबसे ज़्यादा वो चाइना वाइना वाला है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा किलोमीटर्स वाली बात हो रही है। उसके अलावा मॉडर्नाइजेशन की अगर बात करो तो वंदे भारत हम सब जानते हैं। उसके अलावा बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है, 2025-26 तक वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद और भी कई सारी जगह है जिसके लिए अनाउंसमेंट हो चुकी है। मतलब अब तक तो 2 या 3 बुलेट ट्रेन की अनाउंसमेंट हो चुकी है। सिचुएशन ये है कि सिर्फ यहाँ पर मतलब एग्जाम्पल यहाँ पर आ रहे हैं रेलवे के, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल यहाँ पर रेलवे की बात नहीं है। और भी कई सारे पर्सपेक्टिव है जहाँ पर इंडिया जो है वो इतना तेज़ी से आगे बढ़ा है और पाकिस्तान उसी चीज़ में बर्बाद हो चुका है। जैसे टेक्सटाइल की आप बात कर लीजिए, उसके अलावा फार्मासिटिकल आप देख लीजिए, कोई फील्ड ऐसी है नहीं। फिल्म इंडस्ट्री कह लीजिए, IT इंडस्ट्री कह लीजिए, स्पोर्ट्स कह लीजिए, कुछ है नहीं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा साइम, आज हम आपसे डिस्कशन करना चाह रहे हैं। इस वक्त बलोचिस्तान में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और चाइना के मुश्तरका सूबों को लेकर फूट पड़ गई है और बलोचिस्तान पाकिस्तान के लिए सर दर्द बन गया है। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? हाँ, सर दर्द बन गया है। काफ़ी सारे मतलब प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं बलूचिस्तान में, थ्रू आउट बलूचिस्तान। इस तरह के लार्ज स्केल पे जो प्रोटेस्ट हैं ये पहली बार हुए हैं। उसके बाद दहशतगर्दी भी बढ़ रही है। क्वेटा में रिसेंटली एक दिन में 20 धमाके हुए हैं और वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे कवरेज नहीं मिल रही। तो बलूचिस्तान में काफ़ी अनरेस्ट है। ठीक है, क्या वजह नज़र आती है आपको इन सब की? कोई भी बंदा, अगर कोई भी एक ग्रुप है वो प्रोटेस्ट इसलिए करता है कि उनको बेसिक राइट्स चाहिए, ठीक है। और ग्रेजुअली जब वो बेसिक राइट्स नहीं मिलते, जब स्टेट उनकी बात नहीं सुनती, तो वो हथियार उठाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं इस तरह हमारी बात नहीं मानी जाएगी। तो ये रीज़न है, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गई, ठीक है। आप देखें बलूचिस्तान इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स, ठीक है, फिर भी उनके जो आम सिटीजन्स हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। पंजाब से बलूचिस्तान बहुत ही पीछे है,
ठीक है। इस वजह से जब वो उनके स्टूडेंट यहाँ पे आके पढ़ते हैं और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो ऑब्वियसली उनके अंदर एक बगावत आती है कि हमारे ही सूबे से आप मिनरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और हमें आप बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया बलूचिस्तान को उकसा रहा है ये सब करने के लिए। उनका कुलभूषण यादव का केस सामने है तो थोड़ा बहुत या लार्ज स्केल पे या थोड़े स्केल पे वो तो करता ही है, ठीक है। पाकिस्तान भी करता है, इंडिया भी करता है। मुशर्रफ ने भी बहुत बड़े इंटरव्यू में कहा था कि वी डू सपोर्ट डिफरेंट ग्रुप्स। तो उनके बेस इंटरेस्ट में है कि अगर पाकिस्तान कंसोलिडेट हो जाता है, नहीं डिवाइड हो जाता है, तो उनके इंटरेस्ट में है कि यार उनको एक जो बहुत बड़ा खतरा है टेररिज्म का वो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत वो कर रहे होंगे। मौलाना हदायत रहमान की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है कि यहाँ से जितने भी चाइनीज हैं उन्हें निकाल दिया जाए वरना हम जो है हथियार उठाने पर मजबूर हो जाएंगे, हमारे मुतालबात को पूरा किया जाए। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट के हवाले से? ये इस तरह होता है कि जब आप बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते, जैसे कि वहाँ पे माहीगीर थे लोग जो मछली का शिकार करते थे, उनका लाइसेंस ख़त्म कर दिया गया, उनको उनका शिकार करने से रोक दिया गया, जो कि उनकी बहुत नस्ल दर नस्ल चल रहा था। और जब ये इस तरह होता है तो अगली जो एक मिनारिटी होती है वो जो कि इन्वेस्टर आते हैं उनको एज अ दुश्मन कंसीडर करती है कि ये हमारे एनमी हैं और हम इनको अब काबिल कबूल नहीं करेंगे। फिर चाहे आप बेसिक फैसिलिटीज़ दो या ना दो, वो एक इमेज बन जाता है कि ये हमारे दुश्मन हैं और इनको हम निकालेंगे, ये सीन बनता है। क्या वजह पाकिस्तान बलूचिस्तान को उनके राइट क्यों नहीं दे रहा? इस बात पे मेरी मतलब रेंजर के वो बंदे आए हुए थे 1000 बंदे कराची से इस्लामाबाद में, तो मेरी उनसे तफसीली गुफ्तगू हुई। यार हर पार्टी दूसरे पे ब्लेम कर रही है। मैंने उनसे कन्वर्सेट करा कि यार आप बलूचिस्तान के लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो वो तो असला उठाएंगे ऑब्वियसली, और जब वो असला उठाते हैं और अपने हकूक़ डिमांड करते हैं तो आप उनको क्रश करते हो गन्स करके और उनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस करके, तो ये बात तो ठीक ना हुई। अब देखें आर्मी इस चीज़ को किस तरह डिफेंड करती है। आर्मी कहती है देखो हमारा काम है स्टेट की सिक्योरिटी की हिफाजत करना, जो भी बंदा है जो असला उठाएगा, ग्रुप उठाएगा और एंटी स्टेट हो जाएगा, हमने उनको ख़त्म करना है, चाहे वो पश्तून हो चाहे वो बलूचिस्तान के लोग हों। बात आती है बेसिक फैसिलिटीज़ की। मैंने कहा फिर आप उनको बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो। ऑब्वियसली दुश्मन को, जो आप इंडिया को ब्लेम करते हो, दुश्मन को मौका ही ना दो, आप इतने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो कि वो इस चीज़ को, इस एहसास से महरूमी को कैश ना कर पाएँ। तो उसमें वो कहते हैं जी ये सियासतदानों का काम है। जो बलूचिस्तान के इलेक्टेड बंदे हैं, बलूचिस्तान की आवाम उनके पास जाए, वोट उन्हीं को देती है, आर्मी को थोड़ी देती है। बजट भी उन्हीं को जाता है जो कि MNAs हैं, ठीक है, जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी है, उनसे जाके वो वसाइल डिमांड नहीं करते, हथियार उठा के जो है ये काम करते हैं, तो ये सही नहीं है। कहा जा रहा है कि पहले अफगानिस्तान को और अब बलूचिस्तान को इंडिया जो है वो हमारे खिलाफ कर रहा है। जो उनके राइट्स हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं वो बेसिक हैं, वो ट्रूथ पे मबनी हैं, वो रियलिस्टिक हैं। हम ऐसी चीज़ प्रोवाइड ही ना करें कि अगला दुश्मन कंट्री उसको इनकैश करे। हम अपना मुल्क खुद ठीक करें, ठीक हो गया, उसके बाद दुश्मन को जितना भी उकसाना चाहे वो उकसा नहीं पाएगा। जैसे कि खालिस्तान का इशू है तो हमारे काफ़ी सारे लोग कहते हैं जी सिखों को अलग इनका वो होना चाहिए, मगर अगर आप देखें ना मेंटालिटी जो इंडिया में रहते हैं वो फिर भी कहते हैं यार हम वी आर वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन, हम इनके साथ ठीक हैं। जो बाहर के लोग हैं जैसे कनाडा में तो वो कहते हैं जी खालिस्तान बने। तो इंडिया ने सिखों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, हमने बलूचिस्तान को नहीं दी, इसलिए वो ये चीज़ें डिमांड कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अनकरीब बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा? कि जब जनरल याह्या खान का इंटरव्यू किया गया ना कि हाउ इज़ द कंडीशन इन ईस्ट पाकिस्तान, उसने कहा परफेक्टली वेल फाइन। उसके कम से कम एक हफ्ते बाद जो है बांग्लादेश टूट गया। तो ये धोखे में रख रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे सेंसर करा जाता है, हालांकि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। TTP की स्ट्रेंथ जो है 40-50 हज़ार है, उसके साथ ये उसको मिलिट्री के तौर पे क्रश नहीं कर रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं। रियासत इतनी कमज़ोर हो गई है कि दुश्मनों के साथ, जिन्होंने APS अटैक करा था, दुश्मनों को तो मारा जाता है, मगर ये उनके साथ नेगोशिएशन चला रहे हैं। क्यों? अच्छा, एक और भी कंसेप्ट मैं क्लियर करूँ। हमारे यहाँ रियासत का कंसेप्ट पता क्या है? रियासत को बचाना है, ठीक है, चाहे उसके लिए आप बंदे शहीद करो, उसके लिए लोगों को मारो, वसाइल लूटो, रियासत महफूज रहे। हालांकि रियासत का ये काम हरगिज़ नहीं था। रियासतें बनती हैं आम शहरियों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। बंगालियों ने जब अपने हकूक़ मांगे, इन्होंने कहा बांग्लादेश को मार दो, रियासत बची रहे। रियासत नहीं टूटनी चाहिए, रियासत टूट गई। अब भी बलूचिस्तान के लोग डिमांड कर रहे हैं बेसिक फैसिलिटीज़, ये कहते हैं नहीं रियासत इज़ सुपीरियर टूवर्ड्स ऑल द बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ सिटीजन्स। रियासत को बचाओ, चाहे लोगों को, आम नागरिक को कोई फैसिलिटी मिले ही ना। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल सही नहीं है, ये हमारी आवाम को जो है धोखे में रखा गया है। इंडिया किस तरह अपने सारे सूबों को एक साथ लेकर चल रहा है, पाकिस्तान से कुछ ही नहीं संभाले जा रहे। इंडिया के पास आप देखें नागालैंड है, भोजपुरी है, हरियाणा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, आसाम में बंगाली रहते हैं, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, इतने सारे मतलब सेक्ट्स और रिलीजन्स हैं, फिर भी वो लोग 70 साल हो गए यूनाइटेड हैं, ठीक है। इवन
मुस्लिम इंडियंस आर प्राउड टू बी इंडियन। वो कहते हैं हमें पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे परफेक्टली ठीक है, कम से कम आप लोगों से तो ठीक ही हैं। असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आया हुआ था। तो यार उन्होंने बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं, उन्होंने नेशनलिज़म को ऊपर किया, नेशनलिज़म के अम्ब्रेला के नीचे सारे लोग मुत्तहद हैं। पाकिस्तान में क्या हुआ था 1947 में कि जी हम इकट्ठे नहीं रह सकते, डिवीज़न हुई, फिर साबित हो गया कि यार मुस्लिम आइडेंटिटी के नीचे तो नहीं रह पाए, फिर बांग्लादेश टूट गया, अब वो बलूचिस्तान पश्तून वाला फैक्टर आ गया। तो ये करते करते ये खा जाएगा, इस स्टेट को भी खा जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। गाइस इजिप्ट ने इंडिया से रिक्वेस्ट की है गंदम की। गाइस इंडिया को कहा है कि आपने जो गंदम के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई है उसको दोबारा से खोल दें, हमें गंदम की अशद जरूरत है। इंडिया से आटा लेना चाहिए, क्या इंडिया से मांगना चाहिए आटा या नहीं? इंडिया से आटा लेने से बेहतर है कि हम खुदकुशी कर लें। बात यह है हर इंसान का हक है एक आज़ाद जिंदगी जीना। ठीक है, मुसलमान रह के जी लेगा, चाहे मुसलमान की हिस्ट्री है, मुसलमान कभी गुलाम नहीं रहा। तो जो यूएई वाले हैं वो उनके जो रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर हैं वो गुलाम हो गए। जब पेट में खाने के लिए कुछ होगा नहीं, आवाम मर जाएगी, तो फिर जिदबाजी का दुश्मनी निभाकर दुश्मनी करके क्या मिलेगा सर? ये देख लें कि हम पाकिस्तानी हैं, इससे ज़्यादा हम क्या जलील होंगे कि हम जगह जगह मुल्कों में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि दे दो जी, हम कटोरा लेके आए हैं, हमारा कटोरा भर दो, इतने पैसे दे दो, हमारा मुल्क ना ये हो। मतलब आप चाहते हैं कि कश्मीर को बेच देना चाहिए? जी जी। क्यों? क्योंकि हम ये पहले अपने इन 4 सूबों के 4 जो हमारे पास सूबे हैं उन पे तो ध्यान दें, अपने मुल्क की हालात तो संभालें। हम देख रहे हैं कि किस दिन यूएस के पास जा रहे हैं, किस दिन चाइना के पास जा रहे हैं, आधा आधा करके हम पाकिस्तान को भेज तो रहे हैं पहले से ही। तो अभी खबर आई है कि क्वेटा से शाल से जो ट्रेन पाकिस्तानी मरदूद फौजियों को लेकर आ रही थी पंजाब, उसको आईईडी के साथ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने धमाके से उड़ा दिया है उसकी पटड़ी को, जिसकी वजह से बोगियां उतर गईं और 10 कम से कम सिपाही पाकिस्तानी हैं वो मारे गए, 25 जख्मी हैं। सऊदीया और यूएई ने पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए $4 बिलियन देने का वादा किया है, लेकिन इस बार एक अजीब सी शर्त साथ रखी है। पाकिस्तान को एक मशवरा दिया है कि पाकिस्तान को चाहिए वो अपने रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर करे, पॉलिसीज को रिव्यू करे। जिस तरीके से भी रिलेशनशिप ठीक हो सकते हो इनको करने चाहिए। ये मजबूरी है आपकी इस वक्त एग्जिस्टेंस सर्वाइवल की, ये फाउंडेशन है। ये हमने अपने तीनों बड़े एयरपोर्ट जो है वो आउटसोर्स करने का ऐलान कर दिया और अभी कश्मीर की खबर, और मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान का क्या होने वाला है। तो पाकिस्तान टूटने ही वाला है, वो तो 1970s में ही वो शुरू हो गया था पाकिस्तान टूटने के खतरा, जो ये बलूचिस्तान वालों ने कर दी है, सिंध वालों ने कर दी है, वो तो टूटना ही है। ये तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही है टूटना। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ पूरी दुनिया है जो इंडिया से मदद मांग रही है और दूसरी तरफ ऐसी न्यूज़ आ रही है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान एरिया है, अगर पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पर जाती है तो उनको बम से उड़ा दिया जाता है। एक रोड पर ही कोई ना कोई आईडी सेट करके रखा होता है, मतलब बम सेट करके रखा होता है, और जैसे ही वहाँ से व्हीकल गुजरते हैं सीधा उसको उड़ा दिया जाता है, या फिर व्हीकल के वजन से वो बम ब्लास्ट हो जाता है। अब पहले BLA मतलब बलोच लिबरेशन आर्मी वाले जो थे वो फिर भी डरा करते थे, फिर भी सिचुएशन ये थी कि वो इस लेवल के नहीं किया करते थे। लेकिन जब से पाकिस्तान की इकोनॉमिकल बर्बादी शुरू हुई है, उसके बाद से TTP और उसके बाद से TTP ने एंट्री ली है, तो ये सारी चीज़ें बलोच लिबरेशन आर्मी को बहुत अलग लेवल का कॉन्फिडेंस दे रही है। और न्यूज़ तो ये भी है कि ये सारी सिचुएशन को, चाहे TTP वाली हो चाहे BLA वाली सिचुएशन हो, उसको रॉ सपोर्ट करता है, बड़े लेवल पे सपोर्ट करता है। अब पैसे ही देना और इन्फॉर्मेशन देनी है, बाकी तो सब कुछ काम TTP वाले और BLA वाले कर लेंगे। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी हम चाहते हैं कि ये मसाइल हल करें, तो वाकई ये चाहते हैं या सिर्फ बयानात के हद तक है कि हाँ ठीक है बयान दे दिया और कुछ दिन के लिए चले मीडिया में या कहीं वाह वाह हो जाएगी, उसके बाद फिर बिजनेस एज यूजुअल चलेगा? बल्कि इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने अलग जो स्टेटमेंट दी है, इन्होंने दुनिया में अपनी फॉरेन पॉलिसी की मजीद जग हसाई कराई है, मजाक उड़ाया है, क्योंकि ये सीरियस नहीं थे। सर सीरियस से मुराद है कि स्टेटमेंट दे के आगे फिर इन्होंने उस पर यू टर्न दिया। देखें, आप जब तक एक पेज पे ना हो, आप अपने सारे इंस्टीट्यूशंस को पूछ के कोई स्टेटमेंट दिया करें। मेरा जाती तौर पे ख्याल ये है कि आपके सर्वाइवल के लिए फ्यूचर में 2 ममालिक के साथ रिलेशनशिप ठीक करना आपकी एग्जिस्टेंस का सवाल है। वो 2 मुल्क कौन है? एक भारत है और एक अफगानिस्तान, और आपने दोनों के साथ फॉरेन पॉलिसीज में ब्लंडर की। अफगानिस्तान के लिए अपना सारा मुल्क तबाह करके आज वो आपके साथ नहीं। क्यों है? आपकी कमजोरियां हैं, आपने उनको सही हैंडल नहीं किया। भारत के साथ आज शहबाज शरीफ साहब ने
ये तो बिल्कुल फरमाया है कि 4 जंगें हमने खेल के 4 जंगें लड़ के सबक सीख लिया है, लेकिन आखिर में जाके फिर उनके जो उनको चीज नहीं पसंद, आपने फिर उस पर जाके पुश किया है। मेरा जो अगर जाती तौर पे पूछे, मैं आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ हैविंग गुड रिलेशनशिप विद इंडिया। आपकी जरूरत, ट्रेड आपकी जरूरत है, दालें, गंदम, चीनी, सारी चीजें, अद्वियात इंपोर्ट करना आपकी मजबूरी है भारत से। बिल्कुल। और उसमें 2 मिसालें मैं देना चाहता हूँ। वाजपेयी साहब आए थे यहाँ पे अपना पॉलिटिकल कैपिटल बर्न करके, रिस्क लेकर। उसके बाद मोदी साहब आए यहाँ पे रिस्क लेकर। आपने आज तक कौन सा रिस्क लिया भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने में? बिल्कुल। आप एक स्टेप आगे जाके 2 स्टेप पीछे आ जाते हैं। आपके बाजवा साहब किसी और जगह पे थे, आप किसी और जगह पे थे। आप सुबह बयान देते हैं कि हम ट्रेड शुरू करने लगे भारत से, शाम को यूटर्न ले लेते हैं जी, कैबिनेट कहते हैं मंजूर नहीं करती। अब उसमें बात यह है, अब तो वो आपके एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने आर्टिकल में डिस्क्लोज किया है कि किस तरीके से जनरल फैज और भारत के एनएसए के दरमियान नेगोशिएशन हो रही थी और मोदी साहब वापस आ रहे थे। मैं कहता हूं वो जो टर्म्स थी उनकी बहुत लेजिट टर्म्स थी। मैं कहता हूं उन्हीं टर्म्स के ऊपर आपको दोबारा भारत के साथ स्टेप्स लेना चाहिए। मैं कहता हूं शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ दोनों को भारत जाना चाहिए और रिलेशनशिप की स्टार्ट वहां करनी चाहिए, क्योंकि मोदी साहब भी तो एक दफा आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं, दफा आने के लिए तैयार थे और लेकिन आपने ब्लंडर किया। इस दफा आपको स्टेप लेना चाहिए कि आप भारत जाएं। और दूसरा देखें, क्योंकि ब्लंडर आपने किए हुए, उन्होंने तो नहीं किया। तो इस वक्त आपकी जरूरत है, मजबूरी है इस वक्त, और आपको अच्छे रिलेशनशिप की जरूरत है, भारत को जरूरत नहीं है। ये पॉइंट सर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही जब हिंदुस्तान के कुछ दोस्तों से बात होती है तो कहते हैं यार इस वक्त आप प्रॉब्लम्स में हैं। अब बल्कि मजे की बात बताता हूं, मैं एक दफा भारत गया था, मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया। 3-4 साल पहले की बात, 5 साल पहले की बात। मेरे वो भारत के दोस्त थे, वो कहते थे यार साजिद अब जाओ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, क्योंकि इसके बाद तो पाकिस्तान ने ऊपर आना ही आना, इससे नीचे कहां जाएगा। अच्छा यार, वो मैं बल्कि वो मुझे कहे हम भी यार वहां इन्वेस्ट कर दें, अब तो पाकिस्तान इसके बाद तो ऊपर आएगा ही आएगा, इससे नीचे कहां जाएगा। लेकिन आप पता नहीं, कोई नीचे से गड़े खत्म ही नहीं हो रहे आप जितना नीचे जाना चाहते हैं। अब मैं छोटी सी मिसाल आपको दे रहा हूं। 4 सूबे हैं, चारों अलग बिहेव कर रहे हैं, चारों अलग। बिल्कुल। यहां तक कि जनेवा आप खैरात मांगने गए हैं तो हर सूबे का बंदा खुद गया खैरात मांगने के लिए। एक सूबे ने तो वहां इमरान खान की तस्वीर ला के खैरात मांगी। यस, बिल्कुल। जब खैरात मांगने के लिए भी आपके चारों सूबे अलग अलग हैं, फेडरेशन किस चीज, पाकिस्तान किस चीज का नाम है? फिर झंडे भी अपने बना लें। फिर अब यही कसर रह गई कि झंडे अलग बन जाए और इनके तराने भी अपने बन जाए। अब यही बाकी रह गई ना चीज। एग्जैक्टली। तो आसिम मुनीर साहब, आप ये झंडों का और तरानों का इंतजार कर रहे हैं आप? बिल्कुल। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दी कि हम भारत के साथ कश्मीर के मामले पर पीस टॉक करना चाहते हैं, जिसका रिएक्शन आया पीटीआई की जानिब से, और वो कह रहे हैं कि कश्मीर को लेकर पीस टॉक नहीं कर रहे बल्कि कश्मीर को बेचने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कश्मीर को वाकई में बेच दिया जाएगा, या कश्मीर को बेचना इतना आसान है? जी, मेरे ख्याल से तो कश्मीर को बेचना ही चाहिए, क्योंकि हमसे ये 4 सूबे संभले नहीं रहे। आप सिंध की हालत देख लें, बलूचिस्तान की हालत देख लें, तो हम कश्मीर को क्या संभालेंगे? आपको पता है इस वक्त कश्मीर के लोग सड़कों पर हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ वो लोग एहतजाज कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर आटा जो है 150 से 200 रुपए किलो दिया जा रहा है और हमें हमारे हकूक नहीं दिए जा रहे। तो जो फिर पाकिस्तान के साथ है उनके साथ भी तो यही हालात हैं। बलूचिस्तान में देख ले, वहाँ पे भी 160 रुपए किलो आटा मिल रहा है, सिंध में 170-80 रुपए मुश्किल से मिल रहा है। एक तो मिल नहीं रहा, मिल रहा है वो भी 170-180 का। इससे बेहतर है कि वो चला जाए इंडिया के साथ। वो पहले ही इसी तरह के नारे लगा रहे हैं, आपको पता है वो नारे लगा रहे हैं कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, यानी वो इंडिया के साथ पहले ही लहाक को तैयार है। तो सही है, फिर हम क्यों जज्बाती हो रहे हैं? हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, मुज़ाकरात कर लें, शायद इनको थोड़े डॉलर मिल जाए। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि कश्मीर को बेच देना चाहिए? जी। क्यों? क्योंकि हम ये पहले अपने इन 4 सूबों के 4 जो हमारे पास सूबे हैं उन पे तो ध्यान दें, अपने मुल्क के हालात तो संभालें। हम देख रहे हैं कि किस दिन यूएस के पास जा रहे हैं, किस दिन चाइना के पास जा रहे हैं, आधा करके हम पाकिस्तान को भेज तो रहे हैं पहले से ही। आपको पता है पहले हमने अपने यूएस एम्बेसी को जो है उसकी इमारत को फॉर सेल कर दिया, फिर हमने अपने 3 बड़े एयरपोर्ट जो है वो आउटसोर्स करने का ऐलान कर दिया, और अब ये कश्मीर की खबर, और मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का क्या होने वाला है। तो पाकिस्तान टूटने ही वाला है। वो तो 1970s में ही वो शुरू हो गया था पाकिस्तान टूटने के खतरा, जो ये बलूचिस्तान वालों ने कर दी है, सिंध वालों ने कर दी है, वो तो टूटना ही है। ये तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही है टूटना, तो वो कभी भी टूट सकता है। यहाँ पे
ये जो पाकिस्तानी है वो तो कश्मीर के लिए मरने मिटने को तैयार है, और आप कह रहे हैं कि कश्मीर को इंडिया को दे दिया जाए ताकि चंद डॉलर ही आ जाए मुल्क में। तो पाकिस्तानी पहले अपने मुल्क पे तो ध्यान दें, उसके तो हालात बेहतर करें, फिर बंदा बाहर जाए। इवन कि अब तो जो आज़ाद कश्मीर हमारे पास है, जिसे हम आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि जी हमने गलती कर दी, हमें इंडिया के साथ जो है दोबारा से मिलना है। हम पाकिस्तान में रोटी के लिए तरस गए हैं, वहाँ पे आटे की इतनी ज़्यादा जो है वो फुकदान हो गया है, आटे के रेट जो है हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जी ऐसे ही है, आपको पता ही है मामलात इतने को ख़राब हो चुके हैं मुल्क में। अब आटा देने के भी जो गवर्नमेंट है उसके पास गुंजाइश नहीं है, ना हमारे पास गंदम है, ना हमारे पास आटा है, कुछ भी नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है जब इंसान किसी चीज़ से दुखी होता है तो उसकी कोशिश होती है यार मैं अच्छी जगह पे जाऊँ। इंडिया हमसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इंडिया ने 10 साल में इतनी तरक्की कर ली है कि शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते। इंडिया ने इकोनॉमिकल जो जोन है वो बना लिया है। इकोनॉमिकली तीसरे नंबर पर इंडिया वर्ल्ड वाइड आ रहा है। सबसे बड़ी पॉपुलेशन को इंडिया डील कर रहा है। हम लोगों ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हमारे मुल्क में जस्ट यही है कि जी आटा दाल चीनी, इन चीज़ों के पीछे हम लगे हुए हैं। पीछे 70 सालों से हम लोग इसी चीज़ को डील कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये बिल्कुल वो लोग जो चाह रहे हैं ये बातें बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुल्क के हालात ही इतने ख़राब हो चुके हैं कि अवाम में अब वो कहते हैं बर्दाश्त की कुव्वत ख़त्म हो चुकी है। ये जो ऐसे लिखने का कहा गया, ये कॉमसर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस का है, क्विज नंबर 4 है। द जूली एंड मार्क आर ब्रदर एंड सिस्टर, दे आर ट्रैवलिंग टुगेदर। खबर है कि सऊदी अरेबिया अप्रोचेस IPL ओनर्स with plans to set up world's richest league in the Gulf. Julian already taking birth control pills and Mark ये मैं नहीं बोल सकता। हमने जो अपने आप को दुनिया से कट ऑफ करने का रास्ते जो है सारे तैयार किए हुए हैं। यार मतलब मुझे शर्मिंदगी आप लोगों के सामने पढ़ते हुए हो रही है, और ये बच्चों को दिया गया कि इस पे आपने मजमून लिखना है। हमारे मजहब में तो सबको आज़ादी है, हमारे मजहब में तो अमन की बात की गई है, हमारे मजहब में तो मोहब्बत की बात की गई है। अब देखिए ये भी एक बड़ा अजीब फलसफा है। आप अल्लाह अकबर कह के गर्दन काट रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अमन का। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज उन्होंने मुझे जो रिपोर्ट दिखाई है उस रिपोर्ट को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सब इस मुल्क में हो रहा है। हम तो चाहते थे कि इंडिया के चूल्हे ना जलें, हम चाहते थे कि इंडिया का कारोबार ना हो, हम चाहते थे कि जी अगर इंडिया तरक्की करेगा तो हमें नुकसान होगा। इस वक्त आपके मुल्क को तबाह करने की साजिश की जा रही है, आपके कौमी परचम के साथ जो कुछ हो रहा है, अलियाज बिल्लाह। अब हम क्या क्या रोना रोए। अब हमको हंसी आती है कभी कभार यार कि वो पाकिस्तानी जब ये कहता है कि इंडिया के मुसलमान बहुत बुरी हालत में, जिसने खुद 20 लाख मुसलमानों को मरवाया हुआ है, कभी अपना एयरबेस देकर, कभी अपना फौजी अड्डा देकर। फैसल कुरैशी साहब प्राइवेट पार्ट्स पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा ज़किया मुज़क्किया हजरत सय्यदा फातिमा का नाम लिखा हुआ है। इससे पहले हम मर क्यों नहीं गए? ये दिन देखने से पहले हमें मौत क्यों नहीं आ गई? हमारी रिकॉग्निशन ही है कि हम इंडिया और अफगानिस्तान के नेबर है, हमारी और कोई रिकॉग्निशन नहीं है, हमारा और कोई जान पहचान नहीं है। उठो और किरदार अदा करो और अपने बच्चों को, अपने मुल्क को और इस्लाम को बचाओ। नमस्कार दोस्तों, अब एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन मुसलमानों की होने के बावजूद भी बार बार इस्लाम खतरे में कैसे आ जाता है। यहाँ पर भी यही बोल रहे हैं कि भाई इस्लाम को बचा लो, इस्लाम खतरे में आ रहा है वगैरह वगैरह। देखिए अब एक चीज़ मतलब नए सिलसिला शुरू हो चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक्स मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है और ये चीज़ें ये सारे मौलवी और मौलाना को बहुत ही मतलब खटक रही है। वो कई बार कहते हैं, उनके जो मदरसे में स्टूडेंट्स होते हैं या फिर दूसरे जो लोग होते हैं उनको बार बार ये कहते हैं कि भाई देखिए ये सारी चीज़ों के ज़मेटे में ना आए, लेकिन वो लॉजिकल होते हैं। देखिए एक्स मुस्लिम की मैं बात कर रहा हूँ, वो लॉजिकल होते हैं। यहाँ पर भी ये बात हुई है कि तकरीबन 4 लाख लोग जो है वो अचानक से एक्स मुस्लिम हो गए हैं और परसेंटेज तो ऐसा आ रहा है कि 15 से 20% दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं, लेकिन वो खुलकर बाहर नहीं आ रहे क्योंकि उनको सोसाइटी का डर है या फिर अपने घर वालों का डर है। जिस दिन उस सिचुएशन से बाहर आ गए वो खुल के बाहर आ जाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे हाथ एक एसे का जो नोटिफिकेशन था वो लगा और जब मैंने वो पढ़ना शुरू किया तो मैं बड़ा परेशान हुआ, बड़ा हैरत ज़दा हुआ मैं वो पढ़ने के बाद कि यार आप यूनिवर्सिटी में इस किस्म की सोच या अप्रोच किस तरह से बच्चों के जहनों में डाल सकते हैं
और आप इस किस्म की बात कैसे कर सकते हैं? अगर इजाज़त हो मेरे उलमाए कराम की तो मैं वो एस्से का जो नोटिफिकेशन है मैं वो पढ़ के आप लोगों को थोड़ा सा सुना देता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा होगा कि मुझे क्यों इतना गुस्सा है। आज से चंद साल पहले भी एक स्कूल में किताब पढ़ाई जाती थी, तो मैंने उस पर भी बड़ा शोर मचाया था, तो अल्लाह का शुक्र है वो किताब बैन हुई। ये जो एस्से लिखने का कहा गया, ये कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस का है, क्विज नंबर 4 है। प्रोग्राम यानी क्लास जो है फॉलोइंग टॉपिक, द जूली एंड मार्क सिनेरियो। द जूली एंड मार्क आर ब्रदर एंड सिस्टर, दे आर ट्रैवलिंग टुगेदर in France on summer vacation for college. One night they are staying alone in the cabin near beach. They decided that it would be interesting and fun. They tried whatever at the very last it would be a new experience for each of them. Julian already taking birth control pills and Mark ये मैं नहीं बोल सकता, just to be face, they both enjoy, but they decided never do it again. They keep the night special secret which makes them feel even closer to each other. What do you think about this? It okay for them? यार मतलब मुझे शर्मिंदगी आप लोगों के सामने पढ़ते हुए हो रही है, और ये बच्चों को दिया गया कि इस पे आपने मजमून लिखना है। अर्ज़ ये करनी है इस वक्त कि हम यूनिवर्सिटी कल्चर पर बात कर रहे हैं, और मैं इस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह रब्बे काबा की कसम, मैं जो चीज़ें अभी देख के आ रहा हूँ मैं इतना काँप रहा हूँ, और मुझे नहीं पता था कि किबला कुरैशी साहब रात मेरे साथ थे। वो चीज़ें मैंने रात को नहीं देखी, लेकिन मैंने अभी ज़ोहर के बाद वो चीज़ें देखी। 4 बजे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये जो बात कर रहे हैं, चूँकि इस मौजू से मुताल्लिक बात है तो मैं ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। वो गुजारिश ये, और मैं चाहूँगा कि ये उलमा आखिर में मेरे साथ खड़े होकर इस पर यकजहती का इजहार करें। ये तो आप कुछ कम रोना रो रहे हैं, मैं आपको सलूट करता हूं कि आप वो लफ्ज नहीं पढ़ सके, लेकिन जो कुछ मैं देख के आ रहा हूं, रब्बे काबा की कसम कि अगर कोई और वो चीजें देख ले तो इस मुल्क में आग लग जाए। लेकिन हमने इस आग पर पानी डालना है, हमने आइन के मुताबिक चलना है, हमने कानून के मुताबिक चलना है। ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज का मसला नहीं है, ये कॉलेज का मसला है, ये हर शोबा हाय जिंदगी का मसला है। इस वक्त जो आपके मुआशरे में बेहयाई और फहाशी जिस तरीके से वीडियोस दिखा के फैलाई गई, और फिर उसके नतीजे में जो ब्लास्फेमी की गई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीन, नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन, हज़रात अंबिया किराम की तौहीन, हज़रात सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की तौहीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार की तौहीन, जिस अंदाज में, जिस कभी अंदाज में की गई है, मैं वो अल्फाज जुबान पर नहीं ला सकता। इंसान के प्राइवेट पार्ट्स पर मुकद्दसात के नाम लिखकर उनके जरिए किया जा रहा है। इस वक्त मेरी हालत यह है फैसल कुरैशी साहब कि इस मुल्क में आग लग जाए। ये 2-3 लोग नहीं है, ये पाकिस्तान में कोई 1-2 हजार नहीं है। FIA साइबर क्राइम की रिपोर्ट के मुताबिक जो मुझे आज दिखाई गई है, उसके मुताबिक इनकी तादाद पाकिस्तान में 4 लाख है। 120 लोग गिरफ्तार हो चुके, 11 लोगों को सजाए मौत हो चुकी है। हम करें तो करें क्या, किस दरवाजे पर दस्तक दें? हम ये सवाल करना चाहते, क्या हम मुल्क में जलाओ घेराव करें? ये मुल्क हमारा है, अगर हम एहतजाज करेंगे, रोकने के लिए पुलिस वाला आएगा, उसको हम मारेंगे, वो हमें मारेगा, वो हमारा भाई है, ये हल नहीं है। हम इसको किस तरीके से जो है वो हल की तरफ जाएं? हल ये है कि वालिदैन अपना किरदार अदा करें। हमारे यूनिवर्सिटीज के VC से लेकर हमारे यूनिवर्सिटी के शोबों के सरबराह तक, प्रोफेसर और लेक्चरार तक, आपके मुल्क में तो हाल ये हो गया है कि दारिया किस्म के लोग आपके यहां लेक्चर्स दे रहे, और ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, अब घर घर की कहानी बन चुकी है। मोहतरम फैसल कुरैशी साहब, मुझे बोलने दीजिए, इजाजत दीजिए मैं अर्ज करूं, इसमें किसी मसलक और मकतब का कोई जो है वो इम्तियाज नहीं। एक आलम दीन तौहीन करते हुए पकड़ा गया, देवबंद मसलक का हो या बरेलवी का हो या अहले तशय्यो का हो या खैर मुकल्लिदीन के यहां से हो, अहले हदीस के यहां से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज उन्होंने मुझे जो रिपोर्ट दिखाई है, उस रिपोर्ट को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सब
इस मुल्क में हो रहा है। ए वालिदैन, अपना हक अदा करो, बच्चों की निगरानी करो, और बच्चों की निगरानी हमने इस तरह से करनी है। उस दिन मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब ने एक एप्लीकेशन की तरफ इशारा किया था कि घर के डिवाइसेस से उसको मुंसलिक करो, माँ बाप निगरानी करें। इस वक्त आपके मुल्क को तबाह करने की साजिश की जा रही है। आपके कौमी परचम के साथ जो कुछ हो रहा है, अलियाज बिल्ला, अब हम क्या क्या रोना रोए। मैं ये कहना चाहता हूं और मेरी ये गुजारिश है अरबाब इख्तिदार से, और मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, ये तौहीन करने वाले कौन है? जो नामूस रिसालत के नाम पर, सारे नहीं, कुछ लोग नामूस रिसालत के जलसे करते, मिलाद का जलसा करते, उनमें तौहीन करने वाले मौजूद है। कुछ लोग वो है कि जो अहले बैत अतहार के तस्करे करते, सैयदा ज़हरा के नाम के तस्करे करके। मैं सिर्फ इशारतन ये अर्ज कर रहा हूं, फैसल कुरैशी साहब प्राइवेट पार्ट्स पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा ज़किया मुज़क्किया हजरत सैयदा फातिमा का नाम लिखा हुआ है। इससे पहले हम मर क्यों नहीं गए? ये दिन देखने से पहले हमें मौत क्यों नहीं आ गई? इस वक्त ये कहा जा रहा है कि हम 7 अप्रैल को पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का दिन मनाने जा रहे हैं। मोहतरम फैसल कुरैशी साहब, उलमा आगाही फराम करे। ए वालिदैन, रब्बे काबा का वास्ता, कुरान का वास्ता, उठो और किरदार अदा करो और अपने बच्चों को, अपने मुल्क को और इस्लाम को बचाओ। ये मेरा पैगाम है, ये जज्बाती होना नहीं है। फैसल कुरैशी साहब, आपसे भी गुजारिश है इन उलमा से कि खड़े होकर पूरी कौम को पैगाम दे कि हम इस मिशन के साथ खड़े हैं। यहाँ से बोल चैनल से ये पैगाम जाना चाहिए कि हम में से कोई भी ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता और हर एक इस बात में अपना किरदार अदा करे। मैं चाहूंगा कि सब खड़े होकर ये जो है वो इस वक्त पैगाम दें ताकि कौम तक एक पैगाम पहुंचे। नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस जिस मुल्क में महफूज नहीं, कुछ भी महफूज नहीं है। किबला नहीं हजरत, बिल्कुल मैं इस ये कंट्री जिसने जो कि बना ही था मुसलमानों की रक्षा के लिए, मुस्लिम्स के लिए एक सेफ होमलैंड बनाने के लिए, उसी में हमने वीडियो देखा कि एक मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। कराची में मैं देख रहा था कि वहाँ पे अहमदिया जो मॉस्क है, जमात खाना है, उसको गिराया जा रहा है और तोड़ा जा रहा है। रियासत मदीना नाम पाकिस्तान, कायद आजम का खा पाकिस्तान, मुसलमान का सम्मान पाकिस्तान, मुसलमान की शान पाकिस्तान। वहां एक मुसलमान की मस्जिद पे दूसरा मुसलमान चढ़ा है और गुम्बद पे हथौड़ा मार मार के पहने वाले मुसलमान की मस्जिद दूसरे वाला मुसलमान रियासत मदीना पाकिस्तान में तोड़ रहा है। सऊदी अरेबिया के जल्लाद ने अपना इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि मैंने आज 1200 लोगों को अब मैंने फांसी चढ़ाया, जिनमें से ज्यादा तादाद पाकिस्तानियों की थी। कि आपने जो इस वक्त बोया है कि आपके दौर में तालिबान जिरगे कर रहे थे मट्टा में और सवात में, और आपके वजीर चुपचाप भत्ते दे रहे थे। आप दुश्मन को इतनी स्पेस दे चुके हैं कि अब उसको कोई खौफ नहीं है, ना उसको जियोपॉलिटिकल थ्रेट है दुनिया में, ना पाकिस्तान की तरफ से कोई मिलिट्री थ्रेट है। भारत के डर ने इनकी सेना को नपुंसक कर दिया। भारत के डर से इनकी सेना नपुंसक हो चुकी है, सच्चाई है। आज देखिए, डॉक्टर अब्दुल कदीर ने हमारे लिए एटम बम बनाया, हमने उसे सड़कों पर जलील करवा दिया। अगर यहाँ पर मिसाल ले ले, एजीपी अब्दुल कलाम ने इंडिया का जो एटॉमिक पावर बनाया तो उन्होंने उसको इतना रुतबा दिया कि मुल्क का प्रेसिडेंट बना दिया एक मुस्लिम को। हुकूमत जो है उसके पास चॉइस कोई नहीं है सिवाय इसके कि वो इन सारी बातों पे जो IMF की प्रिस्क्रिप्शन है इस टाइम, उसकी डिक्टेशन को कबूल करे और वो सारी चीजों पे अमल करे। हमारा कश्मीर भी ले गए, हमारी इज्जतें भी लूटी, अब ये पूरे बाकी पाकिस्तान को भूखा और प्यासा भी मारेंगे। आपको तलवार निकालनी पड़ेगी। अगर आपने कश्मीर की जमीन के लिए जंग नहीं की तो कश्मीर के पानी के लिए तो आप करेंगे, और न करें तो भूखे और प्यासे मरेंगे। और आज कहाँ है OIC, आज कहाँ है उम्मा, आज कहाँ सऊदी अरबिया, आज कहाँ है ईरान, इराक, आज कहाँ अल जजीरा, कहाँ है BBC, कहाँ गए सब? बाहर आओ, डॉक्यूमेंट्री बनाओ, औकात है BBC डॉक्यूमेंट्री बनाओ। नमस्कार दोस्तों, अब हम सबको पता है कि सऊदी अरेबिया और UAE जैसे कंट्रीज़ के अंदर शरिया लॉ लागू होता है, और ये शरिया लॉ मतलब कि उस हिसाब से होता है कि अगर आपने कुछ ऐसी घटनाएं की है तो उस पर सीधा आपको मार दिया जाएगा। इस टाइप की मतलब की सज़ाएं होती है। अब एक सर्वे आया है जिसमें मतलब सर्वे इन द सेंस कि सऊदी ने कहा है
कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फांसी लगाई गई है उसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर है अगर कंट्री वाइज देखो, क्योंकि सऊदी में उनकी जो नेटिव पॉपुलेशन बहुत कम है, बाहर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर कहा गया है कि भाई सबसे ज़्यादा जिसको फांसी लगाई गई है वो पाकिस्तानी है। मतलब देखने वाली बात यह है कि चोरी चकारी से लेकर बड़े बड़े क्राइम्स में, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई हो, चाहे यूएस हो, यूके हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कनाडा हो, हर जगह पर इनकी प्रॉब्लम हमेशा खड़ी ही खड़ी रहती है। जब जाते हैं तब भीख मांग कर जाते हैं कि भाई हमें ले लो भाई साहब, मैं यहाँ पर आकर आपकी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करूँगा। लेकिन जैसे ही उनको सिटीजनशिप मिलती है अपना असली रंग दिखाते हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। एक तरफ मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं, कहीं पे मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, कहीं पे मस्जिदों में दहशतगर्द घुस के मस्जिदें जो है वो तोड़ देते हैं, मस्जिदों पे हमले कर देते हैं, और कई जगह पे ये होता है कि हम खुद ही मस्जिदों को जो है वो गिरा देते हैं। अभी कराची में मैं देख रहा था कि वहाँ पे अहमदिया जो मॉस्क है, जमात खाना है, उसको गिराया जा रहा है और तोड़ा जा रहा है और लोग उसके ऊपर चढ़े हुए हैं, उसके वो कर रहे हैं। इसी तरह ईसाइयों के साथ होता है, इसी तरह लगभग और माइनॉरिटीज़ के साथ भी होता है पाकिस्तान में। लेकिन ये ऐसे होता है कि आप सिर्फ अभी चले जाएं और जाकर देखें कि पाकिस्तान की जो स्टेट ऑफ रिलीजियस कंडीशन क्या है, ठीक है, फ्रीडम क्या है, तो आपको पता चलेगा कि हम लोग किस तरह अपने ही कानून को किस तरह वायलेट करते हैं, किस तरह हमारी जो डिस्क्रिमिनेशन है और वो किस तरह होती है, माइनॉरिटीज़ को हम किस तरह दबाते हैं और समझते हैं कि ये जो माइनॉरिटीज़ हमारे मुल्क में रहते हैं इनको तो वो हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, अहमदी हों, वो कोई भी हों, शिया हों, उनको कोई हक़ नहीं है रहने का। और ये हक़ जो है वो एक डोमिनेंट जो स्कूल ऑफ थॉट है वो डिसाइड करेगा। और स्टेट इनके सामने इतनी बेबस है, स्टेट इतनी बेबस है इनके सामने, ठीक है जी, कि स्टेट समझती है कि अगर हमने इनको छेड़ा तो ये जुलूस निकालेंगे, ये जलसे निकालेंगे। पाकिस्तान के एक मौलवी साहब हैं आजकल, वो कल मैं उनको सुन रहा था और वो कह रहे थे कि जनाब जो बाहर का मुल्क आपसे पैसे डिमांड करते हैं ना, जिसका कर्जा देना है, हाथ में तुम न्यूक्लियर वेपन लेके चले जाओ। अब ये साद रिजवी साहब जो हैं, इनके ऊपर बड़े दहशतगर्दी के मुकदमे भी बने। इन्होंने फ्रांस के सफ़ीर को निकालने की बात भी की और इन्होंने कहा जी कि निकल जाओ यहाँ से। अब वो कह रहे हैं कि स्वीडन के मामले में और बहुत सारी चीज़ों में वो कह रहे हैं जनाब कि तुम एक हाथ में कुरान ले जाओ और दूसरे हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब का सूटकेस ले जाओ और उनसे पैसे मांगो जाके, तुम दुनिया से पैसे मांगो इस तरह। मतलब दिस इज़ व्हाट अ माइंड सेट इज सेइंग। रियासत मदीना नाम पाकिस्तान, इस्लाम का पे बना हुआ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नाम ही पाकिस्तान, कायदे आजम का खा पाकिस्तान, मुसलमान का सम्मान पाकिस्तान, मुसलमान की शान पाकिस्तान। वहां एक मुसलमान की मस्जिद पे दूसरा मुसलमान चढ़ा है और गुम्बद पे हथौड़ा मार मार के पहने वाले मुसलमान की मस्जिद दूसरे वाला मुसलमान रियासत मदीना पाकिस्तान में तोड़ रहा है। यहाँ दो ही चीजें मुझे कॉमन दिख रही, मुसलमान और पाकिस्तान। अब ये था क्या कायदे आजम का पाकिस्तान? इस चीज के लिए बना था क्या पाकिस्तान? ऐसा होता क्या रियासत मदीना? और अगर यही चीज दुनिया में कहीं कुछ हो गई होती तो कोहराम मच गया होता, हड़कंप मच गई होती। अल जजीरा जैसे चैनल, मैं जाता रहता हूँ अल जजीरा पे, खूब मुझे बुला बुला के इंटरव्यू कर रहे होते, ये क्या हो गया, आप क्या मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है? पीछे जो अभी मुझे जगह याद नहीं आ रही, उत्तराखंड में जो जमीन को खाली करने की बात हो रही, कह रहे उसमें मस्जिद है, जमीन आप खाली करा रहे हो जिसमें मस्जिद है। और यहाँ क्या हो रही है, मुसलमान चढ़ के दूसरे मुसलमान की मस्जिद हथौड़े से तोड़ रहा पाकिस्तान में, दिन के उजाले में, दिन के उजाले में दुनिया को दिखाता हुआ बताता हुआ। उस दिन यहाँ मस्जिद के आसपास बुलडोजर क्या आ गए, एनक्रोचमेंट हटाने के, रह रहे मस्जिद हलाक हो गई, मस्जिद पे हमला हो गया। और यहाँ ये काफिरों ने किया, मोदी ने किया, भारत ने किया, और यहाँ दूसरा मुसलमान कर रहा है। रोहित भाई 57 मुसलमान मुल्क है, आपने ऐसा दृश्य कहीं देखा है क्या, सुना है क्या, परिकल्पना की है क्या? मैं तो छक्का रह गया। और खुला दिन के उजाले में, ये है पाकिस्तान की असलियत।
कि सऊदी अरेबिया के एक जल्लाद ने बात की है कि उनसे पूछा गया कि आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा फांसी कौन से नेशन को दी है, कौन से लोगों को, कौन से मुल्क के लोगों को ज़्यादा फांसी दी है, तो उन्होंने बताया। तो उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि उसने क्या बताया होगा, इंडियंस को ज़्यादा फांसी हुई होगी, इंडियन तादाद में भी बहुत ज़्यादा, अगर आबादी देखेंगे तो बहुत बड़ी तादाद है, या फिर पाकिस्तानियों की ज़्यादा फांसी दी होगी उस जल्लाद ने, जो कि सऊदी अरेबिया का जल्लाद है। ठीक है, जवाब तो मुझे आता है पर मैं यहाँ पे देना नहीं चाहता। सर क्यों नहीं देना चाहते? बस मैं नहीं देना चाहता, ये आप भी समझ आ रहा है क्यों नहीं देना चाहता। सर क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि जिसके लिए लूंगा उस मुल्क की बदनामी है, समझ तो आ गई होगी आपको। सर बदनामी की चीज़ की एक तनकीद होती है, एक तनकीद बराए इस्लाह। तनकीद सिर्फ इसलिए रह गई कि यहाँ पे हम इस्लाह करें और जो यूट्यूब पे जो नीचे कमेंट आते हैं उनका कौन जिम्मेदार है? अब वो भी तो सर देखें, सच बात करने से अगर डर रहे हैं आप, नहीं सच बताने से डर रहे हैं ना। सच बात करने से मैं डर ही नहीं रहा, फिर किससे? बस अपने मुल्क की बदनामी से डर रहा हूँ। वो मैंने बोल दिया अब किस लिए। मतलब कि आपको लग रहा है कि पाकिस्तानी के ज्यादा किया होगा? वो हो सकता है अफगानिस्तान ने किया हो सकता है श्रीलंका ने किया, वहाँ पे बांग्ला। आपने अभी ये भी कहा कि मैं अपने मुल्क की बदनामी नहीं करना चाहता। अपने मुल्क में मेरा फिर हिंदुस्तान भी है, क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा वहीं से आए हैं, मैं उसका भी कह सकता हूँ। अब बताएं, हिंदुस्तान को आप अपना मानते हैं? हाँ, क्योंकि हमारे बड़े वहीं से आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर तो कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। किसने कहा? यहाँ पर हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं। सिर्फ पॉलिटिशियन दुश्मन है, नीचे वाली आवाम दुश्मन नहीं है। यहाँ पे जब सिख यात्री आते हैं, जब हिंदू आते हैं, उनसे पूछे कि वो कैसा बिहेव पसंद करते हैं हमारे मुल्क का। बहुत प्यारी बात किया। कैसी आवाम रिएक्ट करती है उनके साथ। सिर्फ हमारे पॉलिटिक्स दुश्मन है, आवाम दुश्मन नहीं है। उस जल्लाद ने बताया कि मैंने 1246 लोगों को फांसी दी है, जिनमें से ज्यादा तादाद पाकिस्तानियों की थी। इसको कैसे देखते हैं? क्या होगा मुझे नहीं पता, जब तक मैंने सुना ही नहीं है। मैं सिर्फ बिलीव, मैं बता रहा हूँ आपको सुना देता हूँ। मुझे सुना दिएगा, मैं बिलीव ही नहीं करता।